हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू दी वन शॉट सीरीज अगेन। सो बेटा, आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो है वन शॉट सीरीज लेके आए आपके सामने। सो चैप्टर 1 का बेटा ऑलरेडी जो वन शॉट वीडियो है अपलोड हो चुका है, नहीं देखा है तो बेटा जाके पहले उसको देखें। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा, है ना, जो अक्सर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 1 का जो है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, उसका जो लिंक है बेटा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लें। सो आज हम लोग बात करेंगे बेटा चैप्टर 2 के बारे में, और पूरा कंप्लीट चैप्टर एक ग्लेंस में जो है बेटा इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में। पहला टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो बेटा किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। लेट्स से एक पॉइंट है पी पॉइंट। अब इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको कुछ फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसा डिफाइन किया गया है। सो मान लो बेटा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है ना बेटा, +1 कूलम मान लो। सो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क करेंगे, दैट वर्क इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। क्लियर है। सो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए आप जितना वर्क करोगे वो हमारा होगा क्या बेटा, उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब जो ये वर्क डन होगा वो किसके अगेंस्ट होगा बेटा, ये जो वर्क डन होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड या है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट होगा। अब यहां पे आप डेफिनेशन पढ़ो तो यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है कि जो भी आप चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाओगे वो चार्ज पार्टिकल बिना एक्सेलरेशन के आना चाहिए उस पॉइंट तक। मतलब उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द पाथ, है ना, थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट होना चाहिए। ना ही रास्ते में कहीं उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी बेटा और ना ही रास्ते में कहीं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको आराम आराम से लेके आना है। आप ऐसा समझो कि पॉजिटिव चार्ज है, अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ है, तो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ ले जाना चाहता है और आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्स है उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आप एक फोर्स लगा रहे हो उस चार्ज को उस पॉइंट तक लेके आने के लिए। सो ये होता है बेटा किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हम बेटा फर्दर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैंने पहले से यहाँ पे डायग्राम बना रखा बेटा जिससे वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम ही रहे। सो ये कहता है कि अगर कोई चार्ज है ना, जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा, कोई भी क्यू चार्ज है उससे r डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा, एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kq/r²। तो जो कोई स्टैटिक चार्ज है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो सिमिलरली कोई अगर चार्ज है तो उसके आसपास क्या बनता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। अब उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बेटा, है ना। अब सुनो, अब ये चार्ज है, अब जो हमने पीछे पढ़ा इस पी पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, मतलब इस पी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और आप इस चार्ज को जब इस पी पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क कर रहे हो। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास है वो कहां से आया बेटा, उसके पास आसपास कोई चार्ज होगा तभी तो उस पॉइंट के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा। तो सेम केस ये क्यू चार्ज है, अब इस पी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है बेटा आपसे, कि कितना वर्क करेंगे हम लोग किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए। तो हमने मान लिया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि है +1 कूलम, जो रखा गया है इन्फिनिटी पे। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आऊंगा तो मैं कुछ वर्क करूंगा बेटा, वही वर्क उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अभी जो वर्क करूंगा वो किसके अगेंस्ट करूंगा बेटा, तो जो वर्क डन होगा वो इस चार्ज की वजह से एक इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा।
अब सोचो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मैं उधर से इधर लेके आ रहा हूं तो ये उसको रिपेल करेगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में क्या करूंगा, एक वर्क डन करूंगा। सो अब मुझे क्या करना है, कितना वर्क डन होगा इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, ये फाइंड आउट करना है। तो वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा बेटा। तो हमारा टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक चार्ज है, उस चार्ज के आसपास किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है। सो आइए बेटा समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा, जब मान लेते हैं क्यू चार्ज है, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, और चार्ज से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमने क्या मान लिया बेटा, आर कंसीडर कर लिया है ना, लाइक चैप्टर 1 में भी हम लोग ये पढ़ते थे। अब इस चार्ज को जो कि इंफिनिटी पे रखा है बिना किसी एक्सेलरेशन के, अब बड़े आराम आराम से लेके आ रहे हो, है ना। तो रास्ते में मैंने एक पॉइंट मान लिया है बी पॉइंट, है ना। जब रास्ते में थ्रू आउट द जर्नी कोई एक पॉइंट है इस रास्ते में, हमने मान लिया बेटा क्या, बी पॉइंट। अब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस चार्ज से हमने क्या कंसीडर कर लिया बेटा, एक्स कंसीडर कर लिया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट चार्ज को जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हल्का सा डिस्टेंस इधर लेके आऊंगा, dx डिस्प्लेसमेंट, है ना। बहुत कम डिस्टेंस में इसको आगे लेके आऊंगा। अब इस कम डिस्टेंस में मैं फाइंड आउट करूंगा कि मैंने उसको हल्का सा पुश किया आगे की तरफ, है ना। हल्का सा मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं जिससे इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हुआ। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं चेक करूंगा कि मैं कितना वर्क कर रहा हूं इसके छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब मुझे अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के वजह से जो वर्क डन हुआ है उसको क्या करूंगा बेटा, इंटीग्रेट कर दूंगा। सो मैं ये फाइंड करता हूं क्या कि फोर्स ऑन, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बारे में बेटा, फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज, है ना, जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको जब इधर लेके आएंगे तो ये जो चार्ज होगा जो पहले से यहां है वो उसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, है ना। तो उस पर फोर्स कितना लगाएगा, तो जो फोर्स होगा डेट इज इक्वल टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो के Q1 हमारा बेटा प्लस क्यू है, इनटू Q2 हमारा क्या बेटा 1 डिवाइडेड बाय, अब इस बी पॉइंट पे चार्ज है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये हमारा ये हो जाएगा x, है ना। तो k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये लगा हमारा बेटा फोर्स। अब मुझे क्या करना है बेटा, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है, ठीक है, चार्ज को इधर मूव कराने के लिए, है ना बेटा। तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, नाउ वर्क डन टू मूव द चार्ज, है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क करना पड़ेगा, है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, थ्रू अ डिस्टेंस dx। अब मैं इसको dx डिस्टेंस इधर लेके आऊंगा तो मैं चेक करता हूं बेटा इस पे कितना वर्क होगा। सो एज वी नो जो वर्क डन होता है वो कितना होता है बेटा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है बेटा तो आपको पता है वर्क डन भी बहुत छोटा ही होगा। सो dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx, और यहां से मैं अगर बेटा डॉट हटाऊं तो क्या आएगा, एफ dx कॉस, एंगल इनके बीच क्या होगा बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, है ना, फोर्स उधर है बेटा और डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, जस्ट उसके अपोजिट। सो एंगल हुआ बेटा हमारा कितना 180 डिग्री, एंड cos 180 होता है हमारे पास बेटा -1। सो दिस वर्क डन becomes equal to what, f dx into -1 that is equal to minus f dx। सो ये हुआ बेटा हमारा वर्क डन। अब ये फोर्स ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, ये फोर्स क्या है बेटा, दिस इज व्हाट माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो बहुत छोटा सा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करूं इस पे dx डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने इस पे बहुत छोटा सा वर्क डन किया बेटा, वो वर्क डन कितना आया, माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब मैं बात करूं कि टोटल वर्क डन कितना होगा, अब मैं बात करूं बेटा किस बारे में,
टोटल वर्क डन, है ना। नो, टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। देखो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कैसे पता करेंगे बेटा हम लोग, यही तो पता करेंगे कि टोटल वर्क डन हमने कितना किया इंफिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो कैसे पता करेंगे बेटा, जो स्मॉल वर्क डन आया ऐसे ही हम क्या करेंगे बेटा, छोटे छोटे वर्क डन निकालेंगे, छोटे छोटे वर्क डन निकालेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल वर्क डन मिलेगा आपको। सो ऐसे ही छोटे छोटे वर्क डन निकाल के उनको ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kq बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। नेगेटिव साइन कॉमन, सॉरी नेगेटिव साइन बाहर निकाल देंगे बेटा, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, q कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में वेरिएबल बचा, अब जैसे चार्ज को आप आगे लेके आओगे डिस्टेंस चेंज होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ बेटा ये नीचे एक्स स्क्वायर है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर -2 इंटू dx। आपको पता है बेटा नीचे से पावर पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर गया तो पावर नेगेटिव होगा। dw का इंटीग्रेशन हो गया w, तो जो टोटल वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, -kq। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x टू द पावर n। सो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, जो भी पावर है उसमें एक प्लस कर दो बेटा, अब वही पावर नीचे लिख दो। -2 है तो -2 उसमें एक जोड़ दिया और -2 + 1 नीचे लिख दिया। अच्छा बेटा जब इंटीग्रेट हम करेंगे इसको तो इंटीग्रेशन में एक लिमिट भी पुट होगा, और आप इसको डिस्टेंस के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट भी किसकी होगी, डिस्टेंस की होगी। सो कहां से आ रहा है चार्ज बेटा, ये चार्ज आ रहा है इंफिनिटी से, तो लोअर लिमिट क्या हुआ बेटा हमारे पास, इंफिनिटी। और इंफिनिटी से आप इस चार्ज को किस पॉइंट तक ले आ रहे हो, P पॉइंट तक, और ये P पॉइंट जो है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इस चार्ज से, वो है R तक। तो हम लोग चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हैं बेटा, इंफिनिटी से R डिस्टेंस पे, और सारा ही जो डिस्टेंस होता है बेटा उसका मेजरमेंट होता है इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, है ना बेटा। सो इंफिनिटी टू R, सो इंफिनिटी टू R। सो ये हुआ बेटा आपका क्या, टोटल वर्क डन। अब मैं आगे बात करूं, यहां पे W इज इक्वल टू -kq, एक्स की पावर कितना बचेगा बेटा, -2 + 1 बचेगा, एक्स की पावर -1 और नीचे -1, और यहां पे आपका लिमिट हो गया इंफिनिटी टू R। अब बेटा ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो वर्क डन बिकम व्हाट, kq। अब देखो ये एक्स की पावर -1 है, नीचे ले आएंगे तो एक्स की पावर +1 बच जाएगा। भाई आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आ जा रहे हो, ऊपर -1 है नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, तो +1 मतलब लिखेंगे नहीं, छोड़ो। तो इंफिनिटी टू R। अब लिमिट पुट करेंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वर्क डन बिकम kq 1/इंफिनिटी -1/, सॉरी अपर लिमिट हमारा है R, सो 1/R - 1/इंफिनिटी। क्लियर है। अब बेटा आपको पता है कि समथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0। सो यहां से जो वर्क डन आएगा kq ब्रैकेट में कितना बचेगा बेटा, 1/R, ठीक है। तो यहां बचेगा वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, kq बाय R। ये बेटा हमारा हुआ टोटल वर्क डन इस चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए, ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस था या किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल था वो कितना था, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का, है ना, देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे जो बेटा पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज मूव। तो बेटा हमने वर्क डन जो कितना किया वो किया kq बाय R डिवाइडेड बाय, और जो चार्ज मूव करवाया वो कितना चार्ज मूव था बेटा, +1 कूलम। आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तो मूव करवा रहे हो बेटा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस। सो दिस द फाइनल पोटेंशियल इज व्हाट, kq बाय R। तो किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा, kq बाय R होता है ना बेटा। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना बेटा, सेम अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता इस P पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से
इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता, सो वो होता हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूलेज में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ आर है और यहाँ आर स्क्वायर नहीं है। अब बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वहां पे ग्राफिकल क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं, लाइक सेम ग्राफ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, तो आपको दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, पोटेंशियल के। सो पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो, सॉरी डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सो ये एक दूसरे के हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो बेटा ई और वी और आर का ग्राफ बनाऊं मैं, तो वी और आर का ग्राफ कैसा होगा, इनवर्सली है तो कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब मैं बात करूं सेम ग्राफ में, अगर मैं ई और आर का बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, आर ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से काफी ज्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आर आप हल्का सा इंक्रीज करोगे तो ये देखो ना स्क्वायर लगा हुआ है, तो डिस्टेंस स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा, और ये आर अगर स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। सो पोटेंशियल तो बड़ा स्लो स्लो डिक्रीज होता है डिस्टेंस से आप आगे बढ़ोगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, लाइक ऐसा होगा। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ है, और ये जब चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर सेम केस में बोल दूं चार्ज निगेटिव होगा, उस केस में ये ग्राफ है ना सिमेट्रिकल कर दो, वाई एक्सिस पे ले जाओ, है ना, मतलब नीचे की तरफ ले जाना आप। क्लियर बेटा? अब ऐसे भी ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, लाइक v एंड 1/r का ग्राफ बनाओ आप, तो v और 1/r एक दूसरे के हैं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस केस में अगर आप v और 1/r का ग्राफ बनाओगे तो लाइन कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। सो ये था बेटा आपका किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। सो पहली बात कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा वो है एक स्केलर क्वांटिटी। सो अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल का बेटा यूनिट आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, मैंने डिस्कस करना भूल गया। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम, जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट। तो जो पोटेंशियल होता है बेटा उसकी यूनिट ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, और वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, कोई पर्टिकुलर उसका डायरेक्शन नहीं होता, एक स्केलर क्वांटिटी हो। सो ध्यान रखना बेटा इस चीज का। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे कि मान लेते हैं 3 चार्ज है ना, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, मान लो 2 चार्ज है। अब इस पी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है मान लो, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये डिस्टेंस r1 है बेटा, ये डिस्टेंस कितना है r2 है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था मेरे को, तो q1 से मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकलता, मान लेते हैं E1 का डायरेक्शन इधर होता, और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता बेटा, मान लेते हैं E2 का डायरेक्शन इधर होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो ना इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, मतलब रिजल्टेंट कहीं बीच में से पास हो रहा होगा, है कि नहीं। सो ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी था इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां वेक्टर सम है ही नहीं। तो 2 चार्ज हो या 3 चार्ज हो, है ना, तो इन सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सिंपल सा है, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, V1, इसके वजह से मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल V3 है। तीनों पोटेंशियल को निकाल दो और तीनों को ऐड कर दो। जैसे ये Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा KQ1 बाय डिस्टेंस R1। V2 Q2 की वजह से बेटा KQ2 बाय डिस्टेंस कितना बेटा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा बेटा, किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होगा, KQ बाय R, है ना। सो तीसरा बेटा, तीसरे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, प्लस KQ3 बाय डिस्टेंस कितना बेटा हमारा R3, है ना, ये R3 है। अच्छा बेटा Q3 माइनस का है तो यहाँ पे आप माइनस साइन भी रखोगे।
चैप्टर 2 में जितने न्यूमेरिकल्स होंगे या जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे, है ना, उन सभी में आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड विद साइन रखना होता है ना। इस चीज का विशेष तरीके से आप ध्यान देंगे। तो इसके बाद बेटा हम आगे बात करेंगे, है ना। आगे देखते हैं बेटा हम लोग, है ना। क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन 2 मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान देंगे आप लोग। टू चार्जेस दिस एंड दिस आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बेटा दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज एक दूसरे से बेटा 16 सेंटीमीटर दूर हैं, और पहला चार्ज जो रखा आपको 5 × 10⁸ और सेकंड चार्ज है हमारे पास -3 × 10⁻⁻8 कॉलम। तो बेटा यहाँ पे भी ये -8 होगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट है तो ये -8 होगा यहाँ पे, है ना। और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कितने दूरी पर रखेंगे बेटा, 16 सेंटीमीटर दूर है। अब मुझे बताना है किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 0 है। ऐसा कौन सा पॉइंट है ना, इन चार्जेस के बीच या बाहर, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बेटा, 0 होगा। सो क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका देखो, अब मान लेते हैं कहीं रास्ते में ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बेटा, 0 है। और उस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस 5 कूलम वाले चार्ज से, मान लेंगे कितना है बेटा, x, है ना। ये डिस्टेंस हमारा हमने कंसीडर कर लिया कितना बेटा, x है। तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, पूरा डिस्टेंस 16 है, 16 में से x माइनस कर दो तो 16 - x सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमने कंसीडर कर लिया बेटा कि ये जो वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बेटा, 0 है। अब ये बताओ कि जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से भी होगा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगा। सो दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि आपसे बोला गया ना कि वो पॉइंट बताओ जहां पोटेंशियल 0 है। तो आपको पता है कि दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल यहां पे निकालेंगे, और दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए बेटा, 0 के बराबर आना चाहिए। सो लेट्स से V1 जो है पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज ड्यू टू, है ना, सॉरी, पोटेंशियल ऑफ एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। सो पोटेंशियल कितना होगा बेटा, तो किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू K Q, चार्ज कितना बेटा हमारे पास 5 × 10⁻⁻8 KQ/R, डिस्टेंस कितना बेटा x। अब V2 मान लेते हैं बेटा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, तो ये कितना होगा KQ, चार्ज कितना बेटा -3 × 10⁻⁻8 और डिस्टेंस कितना बेटा 16 - x। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए बेटा, उस पॉइंट पे 0 होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 + V2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। और V1 हमारे पास है बेटा K × 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x, प्लस V2 हमारे पास क्या बेटा K × -3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 16 - x इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब बेटा ये बताओ आप, एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, तो कोई नहीं हम आगे कर लेते हैं। सो दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब ये पूरा टर्म बेटा इधर देखो जरा, ये माइनस का साइन है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये पूरा टर्म इधर निगेटिव है। अब ये टर्म अगर मैं यहां से उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहां से हम ये लिखते हैं बेटा 5 × 10⁻⁻8 × K/x इज इक्वल टू, ये बेटा टर्म देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये पूरा टर्म इधर माइनस में होगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट K × 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 16 - x। अब देखो बेटा, सॉरी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 गया बेटा, K से K गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। सो यहां से देखो 3 × x कितना हो जाएगा, 3x दैट इज इक्वल टू 5 × 16 80 माइनस 5 × x 5x। सो यहाँ बेटा ये -5x है, इधर क्या दो प्लस का 5x, तो ये जाएगा 8x इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा
10 सेंटीमीटर। तो मतलब इस 5 × 10⁻⁸ वाले कूलम चार्ज के से 10 सेंटीमीटर आगे जाके क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज है, इससे कितना सेंटीमीटर बेटा, ये 16 - 10 कितना हो जाएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। सो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे और नोट करेंगे। सो आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो किसी भी डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सो बेटा आपको पता है डाइपोल, है ना, पहले से डायग्राम बनाया गया है कि टाइम हमारा बच जाए। तो बेटा एक डाइपोल है ए और बी, है ना, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। आपको पता है कि जो पूरा डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बेटा, 2a होता है, तो हाफ डिस्टेंस हमारा a हो गया। अब इस डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पे, है ना, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया एक पॉइंट P जो यहाँ पे है, और इस P पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। अब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना होता है बेटा डाइपोल से, डाइपोल की वजह से, उस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, आर सिंबल से करते हैं, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा। तो मैंने इसके सेंटर से उस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे मैंने क्या मान लिया बेटा, आर, और इसको मैं वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकता हूं यहाँ पे, है ना, और हम करेंगे वेक्टर की तरह ट्रीट। तो बेटा ये आर वेक्टर सामने की तरफ है, और डाइपोल मोमेंट आपको पता है कहां से कहां होता है बेटा, निगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट देखो माइनस से प्लस उधर की तरफ है। और ये जो मैंने थीटा एंगल कंसिडर किया है बेटा, तो हमने माना है कि जो ये P पॉइंट है, मतलब जो आर वेक्टर है, वो डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल इंक्लाइंड कर रहा है ना बेटा। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो आर वेक्टर इस डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल इंक्लाइंड है बेटा, वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना बेटा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ किया। इसको पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड करके यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया बेटा। सेम यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने बी पॉइंट से यहां पे ड्रॉ कर दिया है, जिससे आपका डेरिवेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। एनसीईआरटी में ऑल्दो काफी ज्यादा लेंथी है ना, आप चाहो तो उस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हो। ये थोड़ा शॉर्ट है, बच्चों को जल्दी समझ में आता है, तो इसलिए बेटा हम इसी से आपको समझा देंगे। अब हमने मान लिया कि जो ये P पॉइंट है वो A से R1 डिस्टेंस की दूरी पे है, और ये जो B पॉइंट से ये P पॉइंट है वो कितना बेटा, R2 की डिस्टेंस के दूरी पे है। सो अब बेटा देखते हैं हम लोग कि मुझे ना इस पूरे डाइपोल की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है। तो आपको पता है कि डाइपोल जो है अपने अंदर जो है दो ही चार्ज कंसीडर कर रहा है ना, मतलब इस पे दो ही चार्ज है, -q और +q। तो और आपने भी पढ़ा भी, पोटेंशियल क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो आप, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो आप, और दोनों चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के उनको डायरेक्टली ऐड कर दो, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर का झमेला ही नहीं है बेटा यहाँ पे। तो हम वही काम करेंगे बेटा कि बात करते हैं क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q। -q की वजह से उस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको पता है कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू k, है ना। सो लेट्स से वहां पे V1 है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है बेटा। तो k चार्ज हमारे पास क्या है बेटा, सॉरी -q, kq बाय डिस्टेंस कितना बेटा हमारा R1। तो उस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, kq बाय R1। और निगेटिव चार्ज है बेटा तो हम लोग विद साइन ही कंसीडर करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है। और सेकंड थिंग, सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q। अब +q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बेटा, तो +q की वजह से उस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू V2, k चार्ज हमारा q बेटा, डिस्टेंस हमारा कितना बेटा R2। सो नेट पोटेंशियल कितना होगा बेटा, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट P, तो नेट पोटेंशियल होगा बेटा कितना होगा, सीधा दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया आपने उस पॉइंट पे, अब क्या करो उसको ऐड कर दो। सो जो V1 है वो कितना है बेटा हमारे पास, V1 कितना हमारे पास k -q अपॉन R1,
और V2 कितना बेटा K Q बाय R2। अब यहां से आप एक काम करो बेटा, K Q कॉमन निकालो, देखो K Q कॉमन आ रहा है, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, K Q बाहर निकाल दिया आपने, K Q बाहर निकालने के बाद क्या बचा बेटा, देखो यहाँ पे 1/R2 बचेगा, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर यहाँ माइनस साइन दिख रहा है आपको तो माइनस आएगा, 1 बाय नीचे क्या बेटा K Q तो निकल गया, तो ऊपर 1 बचा, नीचे R1 है और बाहर माइनस साइन है तो बाहर माइनस साइन 1/R1। क्लियर है? अब सुनो, अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हमने किया क्यों, रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चंस आएगा या कॉन्सेप्ट है उनमें हमेशा जो है डिस्टेंस आपको सेंटर से ही उस पॉइंट का गिवन होगा, मतलब हमेशा ये R गिवन होगा आपको, R1 R2 गिवन नहीं होता बेटा। तो मुझे इस R1 R2 को हटा के यहाँ पे R के टर्म्स में इस पोटेंशियल को निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब मैं इस R1 R2 की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ R, तो इसलिए मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करा है और ये थोड़ा सा मैंने इसको पीछे एक्सटेंड करा, परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है ना। अब जब ये परपेंडिकुलर डाला बेटा, ये बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, पीछे तो एक्सटेंड किया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अभी बताओ बेटा ये ए है ना, ये ए है और ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि कोई वेक्टर है, कोई भी है ना, अगर ये थीटा है और ये हमारे पास एक्स है, तो इस x का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा है ना, जिधर थीटा है उधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है बेटा, x cos थीटा, और दूसरी तरफ क्या होता है बेटा, x sin थीटा, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है बेटा, a है, ये a है ना बेटा, ये थीटा है ना, ये a है और ये 90 डिग्री है, इस a का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, a cos थीटा, और जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो a sin थीटा होगा। तो मैं यहाँ से OC की अगर बात करूं है ना, इन ट्रायंगल व्हाट AOC, तो यहाँ पे जो OC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, OC इज इक्वल टू व्हाट, A cos थीटा, A cos थीटा है ना। तो जो OC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, A है, ये थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट A cos थीटा। सिमिलरली यहां से अगर मैं BD निकालूं है ना, और इन ट्रायंगल BOD, इस ट्रायंगल में अगर मैं BD डिस्टेंस सॉरी BD बोलो OD निकालूं, तो देखो ये भी तो A है हमारे पास और ये थीटा है, तो इस A का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, जिधर थीटा बेटा उधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट, cos कंपोनेंट, तो इस A का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा A cos थीटा, तो जो OD हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू A cos थीटा, है ना बेटा। इसको हमने कंसीडर कर लिया थोड़ी देर के लिए कि मतलब ये वैल्यू निकाल लिया है, हमारा यूज होगा अभी। अब सुनो, ये आ गया, तो OC आ गया बेटा हमारे पास और OD आ गया हमारे पास, है ना बेटा। अब फर्दर हम बात करें आगे, ये क्या बोलते हैं, जो AP है ना, मतलब R1 इज सिमिलर टू व्हाट, ये जो R1 है ना बेटा, ये डिस्टेंस ये सिमिलर होगा किसके, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, PC के, है ना। ध्यान देना बेटा, ये जो R1 डिस्टेंस होगा ये वाला है ना, दैट इज सिमिलर टू व्हाट, दिस PC। तो ये एक आइसोलेट ट्रायंगल आप कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए ना, मतलब प्रैक्टिकली देखो दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है कि डाइपोल बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है बेटा डाइपोल, डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है ना, बहुत कम डिस्टेंस होते हैं ये। तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे जो R1 है सिमिलर टू व्हाट, PC, और PC को मैं क्या लिखता हूं बेटा, PC को मैं लिखता हूं दिस प्लस दिस, मतलब OP प्लस OC, और OP कितना बेटा हमारे पास R प्लस OC कितना बेटा हमारे पास, OC हमारे पास कितना है, A cos थीटा, एंड जो R2 होगा दैट इज सिमिलर टू व्हाट, ध्यान देना बेटा, ये जो R2 हो जाएगा सिमिलरली ये R2 और ये PD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो R2 इज बिकम इक्वल टू व्हाट, PD, है ना, तो लमसम PD के इक्वल होगा, बहुत छोटा सा गैप होता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इक्वल होता है, बट हम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों सिमिलर ही है, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है बेटा। तो इस केस में जो PD होगा वो कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा R है, ये पूरा R है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, A cos थीटा, तो R में से A cos थीटा माइनस कर दूंगा तो PD बचेगा, तो मैं PD को क्या लिखता हूँ बेटा, PD को लिखता हूँ R माइनस पूरे R में से इतना सा डिस्टेंस माइनस करूंगा ना, OD वाला डिस्टेंस, OD कितना हमारे पास बेटा, A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। तो R1 जो R2 है इन दोनों को हम लोग R के टर्म्स में लिख चुके हैं बेटा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये वैल्यू उठा के हमें क्या करना है बेटा, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा,
देयरफॉर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाहर था डिवाइडेड बाय 1/r2, 1/r2 है, r2 की वैल्यू कितना बेटा, r माइनस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा, फिर माइनस 1 बाय, और जो r1 है बेटा वो क्या था, r प्लस a cos थीटा। तो r1 r2 की जो वैल्यू है बेटा, यहाँ पे हमने r1 और r2 की वैल्यू इस v पे क्या करा बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आगे बात करेंगे बेटा यहाँ पे, तो v कितना हो जाएगा, के क्यू, यहां से एलसीएम ले लो बेटा, इस दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो r माइनस a cos थीटा इनटू r प्लस a cos थीटा, और यहां से बेटा क्या होगा, ये वाला टर्म इधर भेज दो, तो r प्लस a cos थीटा, माइनस बाहर है बेटा तो इसको उधर भेजेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे, r माइनस a cos थीटा। तो यहां से जो v होगा वो हो जाएगा के क्यू बाय r प्लस a cos थीटा माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा क्या होगा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो a प्लस cos थीटा प्लस का हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपको पता है बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। सो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे v इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ से देखो r से r गया बेटा, a cos थीटा प्लस a cos थीटा, कितने बार a cos थीटा बेटा, 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है बेटा, है ना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है 2aq, ठीक है नहीं, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, 2aq। तो यहाँ पे आप ये दिख रहे हो कि जो 2aq है, ये वाला 2aq, इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, डाइपोल मोमेंट, सो दिस बिकम व्हाट, के पी cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब बट एज वी नो, जो ये आपका a होता है ना, r के रिस्पेक्ट में ये a तो बहुत छोटा नंबर है भाई, प्रैक्टिकल देखो, डाइपोल है, डाइपोल का डिस्टेंस बहुत कम होता है बेटा, ये डाइपोल है मान लो, और मुझे r पॉइंट यहां निकालना है, तो a तो बहुत छोटा होगा ना, इस पूरे का भी आधा, तो a और r में बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है। तो उस केस में व्हेन r इज फार ग्रेटर देन a, सो अब देखो एक छोटा नंबर है और छोटे नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, लाइक 0.1 है, तो 0.1 है तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0.01 आएगा, और छोटा आ जाएगा। तो उस केस में ये a स्क्वायर बहुत छोटा होगा तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, कंसिडर कर लेंगे 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा बेटा, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो ये होता है बेटा किसी भी चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे, सॉरी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट। जल्दी से बेटा इसको नोट करेंगे, और इसमें कुछ टर्म्स हैं लाइक, अब मैं बात करूं बेटा पोटेंशियल एक्सियल पे और पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे। एक्सियल समझता ना बेटा, लाइक यहां पे ये डाइपोल था ना बेटा हमारा बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं आप लोगों के लिए। सो ये आपका है माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस r था बेटा याद हो तो अभी, और ये एंगल थीटा था। अब ये बताओ मुझे एक्सियल पे वो पॉइंट को लेके आना है, जब इस पॉइंट को मैं एक्सियल पे लेके आऊंगा इधर की तरफ कहीं लेके आऊंगा, देखो इस पॉइंट को मैं एक्सियल पे लेके आ रहा हूं, तो इधर लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये एंगल देखो भाई, p वेक्टर तो सामने की तरफ है और r वेक्टर ऊपर है, तो एंगल थीटा था। अब उस पॉइंट को आप नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, अब ये पूरा पॉइंट जब इधर आ जाएगा तो उस केस में ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। देखो ना बेटा डाइपोल ऐसा है, और मतलब r वेक्टर वो पॉइंट, उस पॉइंट को आप इधर लेके आ रहे हो तो ये r भी तो इधर आएगा, जब r इधर आएगा तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आएगा r, तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। उस केस में cos 0 कितना होता है बेटा, 1 आता है, तो 1 इंटू केपी अपॉन आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल हमारा हो जाएगा केपी बाय आर स्क्वायर। सो इस पॉइंट पे जो एक्सियल होगा, एक्सियल पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा, केपी बाय आर स्क्वायर। बट यहां ध्यान दो, अगर ये पी पॉइंट इधर ना लेके मैं कैसे लूं, इस पी पॉइंट को मैं यहां ना कंसीडर करके इधर कंसीडर करूं,
इधर पी पॉइंट लेके आऊं, तो अब चेक करो क्या होगा बेटा, इस आर को आप इधर लेके आ रहे हो, देखो ये आर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर, और डाइपोल मोमेंट सामने है बेटा, तो डाइपोल मोमेंट सामने और आर इधर डाइपोल मोमेंट उधर, एंगल कितना हुआ बेटा, एंगल हुआ 180, और cos 180 डिग्री कितना होता है बेटा, cos 180 होता है -1, सो -1 इंटू दिस, आंसर माइनस में आएगा। सो इस केस में जो एक्सियल होगा बेटा, आपको ध्यान से रखना है कि जो एक्सियल में पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल आप किधर पॉजिटिव साइड निकाल रहे हो या नेगेटिव साइड निकाल रहे हो। अगर नेगेटिव साइड पोटेंशियल निकाल रहे हो तो आपको पोटेंशियल नेगेटिव ही लेके चलना है बेटा, है ना, और अगर आप पॉजिटिव साइड पोटेंशियल निकाल रहे हो तो पोटेंशियल को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, ठीक है बेटा। ये तो था बेटा क्या, एक्सियल। अब मैं बात करूं बेटा पोटेंशियल किस बारे में, पोटेंशियल में इक्वेटोरियल पे क्या होगा बताओ, है ना, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा। इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल इधर है, तो मैं यहां देखूं, इक्वेटोरियल आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो पी पॉइंट इधर आ गया, तो पी मतलब आर वेक्टर ऊपर, देखो ना ये आर वेक्टर यहां से इधर आ गया ना बेटा, आर ऊपर और पी इधर, तो आर और पी के बीच का एंगल कितना हुआ बेटा, तो आर और पी के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल हुआ 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है बेटा, cos 90 0, तो पोटेंशियल इज व्हाट, 0। तो ध्यान रखना बेटा आपको कि जो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, इक्वेटोरियल पे जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, हमेशा 0 होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और यहाँ पे ना कुछ एमसीक्यू में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बताओ बेटा, आप एक डाइपोल है, अब उसके इक्वेटोरियल पे आपको एक पॉइंट से चार्ज को पास करना है ना, तो उस पर आप कितना वर्क डन करोगे, तो आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल होता है वो होता है क्या, W/Q, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू। अब पोटेंशियल ही 0 है, तो चार्ज आप कोई भी ले जाओ, तो पोटेंशियल पता आपको ना, इक्वेटोरियल पे 0 है, 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0, तो 0 वर्क डन होता है। ध्यान रखना बेटा, कहीं साइड में भी लिख लेंगे कि जो वर्क डन होता है वो 0 होता है जब किसी भी चार्ज को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे मूव करवाते हैं। तो बस यही था आपका डाइपोल का कॉन्सेप्ट, आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा आपको पता है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर है, तो आप क्लास 11 से पढ़ के आ चुके हो कंजर्वेटिव नेचर के बारे में। मतलब ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मुझे इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे एक चार्ज मूव करवाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं एक चार्ज मूव करवाऊंगा बेटा, तो मैं मान लेता हूं एक चार्ज को इस पाथ से लेके जाऊंगा, एक चार्ज को मैं इस पाथ से लेके जाऊंगा, एक चार्ज को मैं इस पाथ से लेके जाऊंगा, ये सेकंड पाथ है, थर्ड पाथ है। तो ध्यान रखना बेटा, कंजर्वेटिव नेचर इसका मतलब ये है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना, क्या ही कर सकते हैं आप। तो ये याद रखो कि तीनों ही पाथ पे जब चार्ज को आप मूव करवाओगे, इस पाथ पे, इस पाथ पे और इस पाथ पे, तीनों ही पाथ पे वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। तो कंजर्वेटिव नेचर इसका मतलब ये है कि फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है, उस केस में जो वर्क डन होगा, किसी भी पाथ को आप फॉलो कर लो तो वर्क डन तीनों ही केस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लेते हैं ए पॉइंट से आप एक चार्ज को लेके कहां तक, बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट से आप चार्ज को वापस कहां ले आए, ए पॉइंट तक। तो मतलब आप साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हो, ए से बी गए, वापस चार्ज को बी से ए तक ले आए, तो आपने कितना वर्क किया। तो मान लेते हैं ये आपका लेट्स से फर्स्ट पाथ है और ये आपका सेकंड पाथ है, तो आपने जब फर्स्ट पाथ पे वर्क डन किया वो कितना किया, मतलब फर्स्ट पाथ पे वर्क डन कर रहे हो, अब सेकंड पाथ पे जो वर्क डन करोगे बेटा दैट इज -W2 हो जाएगा, और दोनों ही वर्क डन सेम होंगे, तो उस केस में इकट्ठे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप एक क्लोज लूप है ना, क्लोज पाथ पे किसी भी चार्ज को मूव करवा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0। W1 जितना W2 भी बेटा उतना ही होगा, तो W1 W2 जब सेम ही है, तो अब आपको पता है कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही था बेटा कंजर्वेटिव नेचर, है ना, छोटे मोटे सवाल एमसीक्यू वगैरह पूछा सकता है और कुछ खास नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, काफी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला, और हम बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, 2025 के लिए। तो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ो और पता होना चाहिए आपको कि इस टाइम क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से डेरिवेशन बहुत रेयर चांस पूछा जाएगा,
हाँ, इसका जो फॉर्मूला है वो आगे बहुत काम आता है ना। तो वो फॉर्मूला ये है बेटा, E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। क्लियर? वैसे तो बेटा ये होता है डेल v बाय डेल r, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं x के टर्म में निकालूंगा तो वो आएगा डेल v बाय डेल x, y के टर्म में या z के टर्म में। बट आजकल यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता बेटा, है ना। तो ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को अच्छे से समझना है आपको। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी माइनस साइन है बेटा, तो यहां पे आपको एक ही चीज मतलब याद रखना है, अलोंग E V डिक्रीजेस। यहां पे निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओगे, है ना, जैसे मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड सामने है, तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट पे, ये C पॉइंट पे क्या मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, है ना। पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर 50 वोल्ट या 40 वोल्ट होगा या 30 वोल्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही आप अगेन अलोंग जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है ना। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है। आर मतलब डिस्टेंस, तो जैसे जैसे आप आर वो बढ़ाओगे, डिस्टेंस को बढ़ाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज, है ना। मतलब एक दूसरे के हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर। इसका जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, मतलब काफी जगह न्यूमेरिकल्स में इसका यूज है। तो बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, और काफी जगह मैं ऐसे लिखूंगा बेटा इसको, E इज इक्वल टू व्हाट, V बाई डी। तो इसका मतलब क्या है, डी आर मतलब डिस्टेंस है, तो डी डिस्टेंस है, V हमारा पोटेंशियल है। और मैं निगेटिव साइन ना न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करूंगा जनरली, और ना करने का रीजन क्या है बेटा, निगेटिव साइन बस एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है वो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू V बाई डी, है ना, ज्यादा कुछ इस पे और नहीं होगा। फिर हम आगे बात करेंगे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहां से बेटा कभी कभार इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आता है ना, एमसीक्यू पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटा सिंपल सी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे सरफेसेस होता है बेटा जहां पे हर एक जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, सेम होता है ना। तो एक मिनट ब्रेक लेते हैं बेटा, है ना। तो अब हम देखते हैं बेटा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बात कर रहे थे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे सरफेसेस होते हैं जहां पे हर एक जगह पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर है और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया बेटा, है ना। सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने। अब इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, ऑब्वियस है ना, मानते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है। तो एक स्फीयर, एक सरफेस ले लिया मैंने। अब ये बताओ बेटा हमको कि यहाँ पे मैं 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, A पॉइंट, B पॉइंट, है ना, C पॉइंट, है ना। ये 3 पॉइंट मैंने कंसीडर किए। अभी बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, R, जो स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। इस वाले का R, ये भी कितना होगा बेटा, R, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस तो इक्वली होते हैं, तो स्फीयर का ये रेडियस है तीनों। अब ये बताओ बेटा मेरे को A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा, K Q बाय R। B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, K Q बाय R। C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, K Q बाय R। भाई किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है बेटा, हमने अभी पढ़ाया कि K Q बाय R होता है। तीनों ही केस में K Q बाय R आ गया। तो आप ये देख रहे हो कि तीनों पे पोटेंशियल क्या है बेटा, A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम है। तो जब हर एक जगह पोटेंशियल सेम होता है ना, तो ऐसे सरफेस, जिस सरफेस पे हर एक जगह बेटा क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे चार्ज सेंटर पे, तो ये क्या हो गया आपका बेटा, पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मैं आगे अगर बात करूं, लाइक मैं एक स्फीयर बना रहा हूं इधर ऐसे, ठीक है, चार्ज सेंटर पे। तो बताओ दूसरा स्फीयर मैं ऐसे बनाऊंगा, तीसरा स्फीयर मैंने ऐसे बनाया, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है ना बेटा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ किया। देखो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हुआ, दूसरा ये हो गया। भाई ये भी तो एक स्फीयर है,
तो इस स्फीयर के भी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली तीसरा, इस तीसरे वाले की वजह से भी क्या होगा, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे सरफेसेस जहां पे पोटेंशियल हर जगह बेटा सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए। अब मान लो चार्ज इन्फिनिटी पे रखे गए बेटा, है ना, मान लो चार्ज कहां रखे गए, इन्फिनिटी पे रखे गए। तो इन्फिनिटी से बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, है ना, पैरेलल आती है। तो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे की तरफ आ रहे हैं। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है बेटा, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मैंने दूसरा कर दिया। ये प्लेन्स बनेंगे, लाइक पॉइंट चार्ज के लिए तो स्फीयर बन रहे थे, है ना, पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर बन रहे थे। अब जब चार्ज इन्फिनिटी पे रखा गया है तो प्लेन्स बनेंगे, देखो पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन। चेक करो ना, इस सरफेस पे कोई पॉइंट लो, 3 पॉइंट ले लो, तो इन्फिनिटी से ये भी जितना डिस्टेंस पे होगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। तो इन्फिनिटी से ये सारे इस प्लेन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन्फिनिटी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब मान लो इसको थोड़ा मैं टिल्ट कर दूं, मोड़ दूं इसको, इस प्लेन को ऐसे ना रख के ऐसे मोड़ दूं, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा दूर होगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा पास होगा। ऐसे कर दिया तो सारे पॉइंट्स यहां से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे इन्फिनिटी से, है ना बेटा। तो इन्फिनिटी की वजह से इस तरह से पैरेलल प्लेन्स जो होते हैं बनते हैं, है ना, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। तो वैसे ही ना एग्जाम में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ड्रॉ करने के लिए आता है। ध्यान देंगे बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए आता है और यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा बेटा। और ये कुछ आपको सेल्फ करना है, लाइक ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। पहला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैंने बना दिया आप लोगों के लिए दे रहा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, इसके वजह से मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया है। और अब आगे बात करेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो डाइपोल की बात कर रहा बेटा ये, है ना, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो डाइपोल है कुल मिला के। अब इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आता है। पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्जेस, है ना, तो सिमिलर पॉइंट चार्जेस है, मतलब मानते हैं दोनों या तो पॉजिटिव होगा या तो दोनों ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इनके वजह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है ना। आप बेसिकली पीवाईक्यू सॉल्व करोगे अभी तो वहां देख लेना, ऑलरेडी आपको ये मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। तो टाइम नहीं है क्योंकि वन शॉट में ये सब चीजें कवर नहीं कर सकते हम लोग, तो आपके लिए कुछ चीजें दे रहा हूँ बेटा, कर ले, और एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज, ऑल्दो ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट पहला पॉइंट जो है इसका इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज, है ना, ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। सो मान लो ये पहला मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, है ना, एक स्फीयर। तो आपको पता है कि ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं, है ना बेटा। और आपको पता है कि जो ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बराबर है। अब मुझे एक चार्ज को इस ए पॉइंट से कहां मूव करवाना है बेटा, है ना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज मान लो, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एक पॉजिटिव चार्ज, है ना, मैंने मूव करवाया इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मैं कितना वर्क डन करूंगा। तो आपको पता है जो वर्क डन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को मूव करवाते हो तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट का, वही तो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। मतलब वर्क डन कितना होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव। अब बताओ दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना होगा बेटा, 10 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल में डिफरेंस क्या रहा, 0। तो 0 इंटू समथिंग कितना होगा बेटा, 0। तो इसलिए वर्क डन भी कितना होगा, 0। तो यही पॉइंट कहता है पहला वाला आपका कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब हम चार्ज मूव करवाएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा आप लोगों के लिए, देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है ना, इसको भी ध्यान रखना, आए काम आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बेटा ये आपको सेल्फ करना है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, रीजन इसका सेम ही होगा। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गए तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंटरसेक्ट कर जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट कभी नहीं करते, आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, तो सेल्फ कर लेना, है ना, खास नहीं उतना, बाकी बता दिया मैंने आपको चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहां से ध्यान देंगे बेटा कि न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से या टॉपिक से। अब मान लो दो चार्ज है हमारे पास, है ना,
Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। अब थोड़ी देर कंसिडर कर लेते हैं दोनों इन्फिनिटी पे, दोनों Q1 चार्ज और Q2 चार्ज कितना बेटा इन्फिनिटी पे रखे गए हैं। अब मैं पहले Q1 चार्ज को लेके आऊंगा, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, एक ये इन्फिनिटी पे रखे गए और कोई पॉइंट P पॉइंट है। अब मैं इस Q1 चार्ज को लेके आऊंगा, Q1 चार्ज को लाने में मैं कितना वर्क करूंगा बेटा, वर्क डन होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, V इज इक्वल टू W बाई Q, तो W इज इक्वल टू कितना होगा V इंटू Q। और यहाँ पे कोई पोटेंशियल है ही नहीं पहले से, पोटेंशियल तो तब होगा ना जब चार्ज होगा आसपास, चार्ज ही नहीं है, तो पहले चार्ज को मैं लेके आऊंगा तो वर्क डन कुछ भी नहीं करूंगा, तो वर्क डन कितना करूंगा बेटा मैं 0 करूंगा। न्यूमेरिकल्स आएगा बेटा, तो डेरिवेशन वगैरह इतना खास नहीं है, तो उस पर ध्यान बिल्कुल मत रखना, कॉन्सेप्ट समझना है ना, कॉन्सेप्ट से आपका न्यूमेरिकल्स होगा। तो जब मैं Q1 चार्ज को लेके आऊंगा वर्क डन करूंगा 0, है ना, फर्स्ट वर्क डन किया मैंने। अब Q1 यहाँ पे आ चुका है मान लो, है ना, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है थोड़ी देर के लिए। अब मैं Q2 को इस P से Q पॉइंट तक लेके आऊंगा, है ना, मैं Q पॉइंट तक Q2 को लेके आऊंगा। अब जब मैं इस Q2 को लेके आऊंगा इस Q पॉइंट तक, तो बताओ अब मैं यहाँ पे वर्क करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्यों, यहाँ पे Q1 आ चुका है और Q1 अपने आसपास क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को लेके आने के लिए। सो अब जो मैं वर्क डन करूंगा सेकंड वाले केस में, वर्क डन कितना होता है बेटा V इंटू Q, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके वजह से होगा, फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, है ना बेटा। तो अब फर्स्ट वाले की वजह से उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, लेट्स से ये डिस्टेंस है R1, है ना, या R12 मान लेते हैं, 1 से 2 तक के बीच का डिस्टेंस, Q2 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूं, तो पोटेंशियल कितना होगा बेटा, किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा V1, मतलब है ना, इस फर्स्ट चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है K, Q चार्ज कितना बेटा Q1, डिस्टेंस कितना बेटा R12 इंटू ये Q2 है ना, Q2 को लेके आ रहा हूं ना, Q2 वर्क डन आ गया बेटा, क्लियर। तो यही वर्क डन जो आप करोगे किसके अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट, वही वर्क डन स्टोर होगा किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। और जो स्टोर्ड एनर्जी होता है बेटा वो हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यही होता है, जब आप किसी चार्ज को ना किसी भी सिस्टम में लेके आते हो, तो आप वहां पे जो पहले से चार्ज मौजूद हैं उनके वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। अब आप जो चार्ज होगा उसको लेके आओगे तो आप उन पोटेंशियल के अगेंस्ट क्या करते हो, वर्क करते हो, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब बात करेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट चार्जेस लिए थे, अब मान लो तो तीसरा चार्ज लेके आऊंगा बेटा, Q3 लेके आऊंगा, ध्यान रखना Q3 में लेके आ रहा हूं यहाँ पे इस पॉइंट तक, है ना, ठीक, PQR पॉइंट तक लेके आ रहा हूं बेटा। अब देखो जरा, अब जब मैं इस Q3 को इस R पॉइंट तक लेके आऊंगा, अब मुझे यहाँ पे भी वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अब पहले जब Q2 को लेके आया था मैं सिर्फ एक चार्ज के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क कर रहा था बेटा। सबसे पहले देखो पहला चार्ज आया, कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि पहले से कोई पोटेंशियल था ही नहीं। अब मैं जब दूसरा चार्ज लेके आऊंगा, उस दूसरे चार्ज जो लेके आ रहे हैं हम लोग, उस वो जो होगा वो किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, इस पहले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा होगा। सिमिलरली जब मैं तीसरा चार्ज लेके आऊंगा, तो ये बताओ थर्ड चार्ज जब आएगा तो फर्स्ट चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और सेकेंड चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो मैं जो वर्क डन करूंगा वो इन दोनों चार्जेस के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करूंगा। तो मैं जब थर्ड वाले का वर्क डन करूंगा वो क्या करूंगा बेटा, मैं पहले वाले की वजह से पोटेंशियल होगा, है ना। वर्क डन क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, सिंपल सी बात है। तो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से भी होगा, और प्लस पोटेंशियल किसकी वजह से होगा बेटा, Q2 की वजह से भी होगा, इनटू मैं जो चार्ज लेके आ रहा हूं क्या बेटा, Q3 चार्ज लेके आ रहा हूं, है कि नहीं। तो वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, और उस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल दोनों के वजह से होगा। और पहले वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा बेटा, मैं डिस्टेंस में R13, 1 का 3 से डिस्टेंस, और ये मैं R23 मान लेता हूं 2 का 3 से डिस्टेंस। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल कितना होता है किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, K Q1 बाय डिस्टेंस कितना बेटा R13 प्लस V2 कितना हो जाएगा, K Q2, है ना, Q2 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल ना, बाय डिस्टेंस R, ये 2 3 इनके बीच का डिस्टेंस,
इंटू Q3। अब Q3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस केस में क्या जाएगा बेटा K Q1 Q3 अपॉन R13। एक ट्रिक बताऊंगा, बस वही याद रख लेना है ना, बहुत काम आएगा। Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है बेटा, ये आ गया क्या, थर्ड चार्ज को मैं जब लेके आऊंगा उसके अगेंस्ट वर्क करूंगा। तो टोटल वर्क डन कितना किया मैंने, फर्स्ट को लाने में 0 वर्क डन किया, सेकंड को लाने में इतना वर्क डन किया, थर्ड को लाने में इतना वर्क डन किया। तो टोटल वर्क डन के लिए मैं तीनों क्या करूंगा बेटा, ऐड कर दूंगा। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 सॉरी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा सिस्टम का वर्क डन मिल जाएगा, और वही वर्क डन पूरे सिस्टम का एनर्जी कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो इन शॉर्ट में समझूं, अगर मैं इन शॉर्ट में आपको समझाऊं, तो यहाँ पे यार देखो, जो टोटल पोटेंशियल टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा, देखो जरा, W1 तो 0 हो गया, W2 कितना है बेटा, देखो K Q1 Q2 बाय R12 है, W3 कितना है बेटा, K Q1 Q3 K Q1 Q3 बाय R13, और K Q1 सॉरी Q2 Q3 अपॉन R23, है ना, सिंपल। अब ना वैसे तो मैंने अरेंजमेंट थोड़ा सा ट्रायंगल उल्टा ही बना दिया, देखो इस तरह का ट्रायंगल बनाया है, तो सिंपल सी ना, मैं थोड़ा सा आगे इसको बता रहा हूं आपको। जैसे यहाँ पे केस है ना, ये क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। तो मैं पहले वाले चार्ज को लेके आऊंगा, दूसरे वाले चार्ज को लेके आऊंगा, तीसरे वाले चार्ज को लेके आऊंगा, है ना, तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आऊंगा। तो जो मैंने वर्क डन किया वो कितना किया, इसको ऐसे कंसिडर कर लो, Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, Q3 यहाँ पे आ गया मान लेते हैं, है ना। तो K Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस प्लस Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस प्लस Q2 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस, सिंपल सा, है ना, कुछ खास नहीं करना बेटा। K, और बेसिकली ट्रायंगल वाले ही क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रायंगल्स का ही कॉन्सेप्ट याद रख लो। K इनका चार्ज का मल्टीप्लाई इनके बीच का डिस्टेंस प्लस K इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, है ना, और इन चार्जेस के बीच का मल्टीपल प्लस K Q1 Q3 बाई इनके बीच का डिस्टेंस। क्लियर है बेटा, तो इनको सम करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, नेट वर्क डन, और यही नेट वर्क डन क्या कहलाता है बेटा, नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम यूसेज नॉट करेंगे। अब ना इसको एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, डेट टू डू बेटर, वहां से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, तीन चार्ज है ना, तीनों एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे गए, आपको गिवन है सब चीजें। यहाँ पे -4Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे +2Q चार्ज है। ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तीनों साइड के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है इक्वल। अब मुझसे पूछ रहा है बेटा, मतलब हमसे पूछा गया है कि ये देखो 2016 में आता है क्वेश्चन, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो सिंपल सी बात, पोटेंशियल जो एनर्जी होगा, या यू बोल लो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कंसीडर करता हूँ Q1, इसको मैं Q2 कंसीडर करता हूँ बेटा, इसको मैं Q3। सिंपल से ध्यान रखना बेटा, K Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस प्लस K Q2 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस प्लस K Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस 0.3। बस सिंपल सी बात है, ये आ गया पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल, है ना, सॉरी नेट वर्क डन और नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो यू कितना हो जाएगा, देखो जरा, K Q1 क्या है बेटा हमारे पास -4Q, Q2 कितना बेटा हमारे पास, Q2 हमारे पास +Q अपॉन 0.3। K Q2 कितना बेटा +Q को सिर्फ Q लिख रहे हैं। Q3 कितना बेटा हमारे पास 2Q और डिस्टेंस 0.3 है बेटा, प्लस K Q1 कितना बेटा हमारे पास, Q1 हमारे पास कितना बेटा -4Q, और Q2 कितना बेटा हमारे पास, Q2 हमारे पास है Q और डिस्टेंस कितना बेटा हमारे पास 0.3। क्लियर है। अब सुनो जरा, ये जाएगा -4KQ² अपॉन 0.3 प्लस K2K Q² अपॉन 0.3 प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, -4KQ² अपॉन 0.3। अब यहां से देखो बेटा, जो कॉमन आ रहा है से बाहर निकाल लो, लाइक KQ² अपॉन 0.3 तो कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और वैसे ही करना, -4 हो गया बेटा, +2 हो गया, -4 हो गया। अब Q की वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁻⁷ पुट करोगे, क्या आपको पता है बेटा, है ना, सारे वैल्यू पता है, सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। डेट मच ऑफ जूल, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल याद रखना बेटा, है ना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से, है ना, पहले से बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये डेरिवेशन देखो मैंने बहुत शॉर्ट, मतलब वैसे टाइप का हो गया, बट यहाँ से ना क्वेश्चन आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से।
तो ये था कॉन्सेप्ट बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, है ना। सो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ना। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा हम लोग अब, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो बेसिकली कैपेसिटेंस होता क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मेजर करता है किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को, कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है। कोई भी कंडक्टर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, उसकी कैपेसिटी को मेजर कौन करेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, एंड दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाय V। और ना इसको ऐसा भी डिफाइन किया गया है कि हम लोग किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज हम दे दें उसके अंदर, ना कैपेसिटी पता करना है ना आपको, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज हम डाल दें कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 यूनिट क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। अगर 10 वोल्ट था तो 11 वोल्ट हो गया। तो 1 यूनिट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए मैं उस कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज रख सकता हूं या कितना चार्ज दूं, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटी मेजर करता है किसी भी कंडक्टर की, कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है बेटा, है ना। दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V। और आपको पता है कि जो चार्ज है इसकी यूनिट क्या होती है, कौलम, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, तो कौलम पर वोल्ट इज नोन एज फैरेड, है ना। फैरेड इज द SI यूनिट ऑफ व्हाट, कैपेसिटेंस। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका कैपेसिटेंस। अब हम लोग आगे बात करेंगे कैपेसिटेंस के बाद, अब बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ वेरी स्मॉल सरफेस या वेरी स्मॉल स्पेस। सो बेसिकली देखो कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस था कि कितना चार्ज कोई कंडक्टर के अंदर स्टोर करके हम रख सकते हैं। और कैपेसिटर क्या है बेटा? कैपेसिटर वो कंडक्टर है या वो अरेंजमेंट है जिस अरेंजमेंट के अंदर हम लोग चार्ज को स्टोर करके रखेंगे, है ना बेटा। तो ये एक डेफिनेशन है, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे हमारे फैन के अंदर कैपेसिटर होता है बेटा, तो जो फैन का कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर क्या करता है, बहुत सारे चार्ज को स्टोर कर रखता है ना। इसमें पैरेलल प्लेट्स लगे होते हैं जो उसका अरेंजमेंट होगा, और ये ना बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता है कि फैन है, फैन को इनिशियली रोटेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए बेटा इसको रोटेट करने के लिए। तो अब इनिशियली आप स्विच ऑन करते हो, मान लेते हैं अगर किसी का कैपेसिटर खराब हो, कंडेंसर खराब हो, आपने सुना होगा या देखा होगा कि फैन बड़ा स्लोली मूव करता है। रीजन क्या बेटा? कि उसके पास इतना एनर्जी नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी से इसको इतना एनर्जी नहीं मिलता कि इनिशियली ये क्या करें, इतने तेज मोशन में आ जाए। तो इनिशियल केस में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक, कि ये मोमेंटम गेन कर सके। तो वही जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रखता है। तो इनिशियली जब आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो मिल ही रहा है, साथ में कैपेसिटर भी क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि इनिशियली वो बहुत तेज घूम सके, है ना। अब एक बार उसने मोमेंटम गेन कर लिया तो इलेक्ट्रिसिटी उसको कंटिन्यूअसली उसी आरपीएम से इसको रोटेट कर सकता है। सो बेटा ये था आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो होता है, आप ऐसा समझो, हम लोग जो कैपेसिटर पढ़ेंगे जनरली वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो 2 प्लेट्स होते हैं बेटा इसमें, है ना। जो हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे बेटा। तो 2 प्लेट्स होते हैं, पहला प्लेट आपका ये, इसको हम लोग ना पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये कंडक्टर बेटा अभी न्यूट्रल था, है ना, 2 प्लेट्स थे, पैरेलल प्लेट्स थे, स्क्वायर शीट आप समझ लो, है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट्स आप ऐसे समझ लो, है ना, ऐसे 2 प्लेट्स हैं। तो पहले वाले प्लेट को मैंने कहां से कनेक्ट किया बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल से। अब जैसे ही मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा तो ये पूरा जो प्लेट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो प्लेट हुआ कैसे चार्ज हो गया बेटा? ये प्लेट हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं इसमें क्या आ गया बेटा? प्लस सिग्मा आ गया। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये प्लेट ना इसके बहुत पास होगा। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, देखो ये प्लेट अभी दूसरा न्यूट्रल है, तो ये क्या काम करेगा, ये इस प्लेट के जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, भाई न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिससे क्या होगा, ये नेगेटिव इस प्लेट के इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव कहां चले जाएंगे बेटा? दूसरी साइड चले जाएंगे, है ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ना वो ज्यादा बाउंड होंगे किससे? इन पॉजिटिव चार्जेस से, रेदर देन दीस पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस ना भी इस पे फ्री है, मान लो इस कंडक्टर में, क्योंकि इसको लग रहा है क्या कि इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस वाले कंडक्टर में, है ना, क्योंकि स्ट्रांगली बाउंड है ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस से। तो वो पॉजिटिव चार्जेस अभी फ्री है उस कंडक्टर में, उनको रास्ता चाहिए तो वो आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो हम करेंगे क्या बेटा, यहां पे हम लोग इसको अर्थिंग कर देते हैं, है ना, मतलब कि
अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो अर्थिंग का मतलब क्या है बेटा, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होगा वो सारा का सारा ठीक अर्थिंग में चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो इस बी प्लेट पे एक्स्ट्रा बच रहे थे वो कहां चले जाएंगे बेटा, ठीक अर्थिंग वायर के थ्रू नीचे चले जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ से बेटा क्या होगा, ये हट जाएगा। तो इस तरीके से इस पे प्लस सिग्मा है बेटा, तो इसमें क्या डेवलप हो गया बेटा, इस पे डेवलप हो गया आपका माइनस सिग्मा। तो ये जो अरेंजमेंट बना यही हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है बेटा। तो इसी कैपेसिटर के बारे में आपको पढ़ना है। तो आगे मैं अगर बात करूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कैपेसिटर समझ में आ गया बेटा, कैपेसिटेंस के बाद कैपेसिटर समझ में आया। देन हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। अच्छा एक चीज और मैं पीछे बताना भूल गया, लाइक यहां पर C इज इक्वल टू क्यू बाई ना, ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, जो V होता है वो किसके बराबर होता है, आई आर, आप बोल सकते हो R किसके बराबर है बेटा, V बाय आई। तो क्या रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, रेजिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट टर्म है, जिससे कि V और I का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं। एक्चुअल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। सिमिलरली कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला कुछ और है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम भी निकालेंगे। यहां पे ये C भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब Q और V का रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो जैसे आपको पता है कि V और I का मैं अगर ग्राफ बनाऊं, V और I का अगर ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। वैसे ही Q और V का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, Q और V का भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये क्या मिलेगा आपको बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर है। तो ये छूट गया था बेटा, है ना, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं। अब मैं बात करूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पूरे चैप्टर में अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या डेरिवेशन सर इंपॉर्टेंट है, तो पहला डेरिवेशन तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और दूसरा हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर मैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंसर्ट कर दूं तो उसका कैपेसिटेंस। तो ये दोनों डेरिवेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा बोर्ड में, ध्यान रखेंगे। तो ये जो काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है ये बार, मतलब ये वाला जो डेरिवेशन है वो काफी बार पूछा आता है बोर्ड्स में, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना बेटा। सो लेट से दो प्लेट्स हमारे पास है ना, पहला प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये आपका पास हो गया। दोनों प्लेट्स एकदम आइडेंटिकल है बेटा। तो पहले वाले को मैंने आपको समझाया कि पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इससे कि इस पे क्या चार्ज डेवलप होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे डेवलप होगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं अर्थिंग। अब बात करें बेटा, हम लोग कुछ टर्म्स मानेंगे, लाइक दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है हमारा स्मॉल d होता है, जो इन प्लेट्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, a होता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट, माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट, है ना। अब बात करें बेटा सबसे पहले ये ना सिंबल्स लिख दिया करो बेटा डेरिवेशंस में, a क्या होता है ना, सिग्मा क्या होता है, स्मॉल d क्या है बेटा, ठीक। तो a हमारा है एरिया ऑफ ईच प्लेट, है ना, लिख लो आप लोग। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स, है ना, ऑल्दो आइडेंटिकल होंगे, मतलब इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। d के हमारा क्या बेटा, डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। इसके बाद हम लोग अपने डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले किस बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स। प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो कितना होगा। चैप्टर 1 में बेटा आपने पढ़ रखा है कि दो सीट्स अगर हैं, इनके लेफ्ट रीजन में, इनके राइट रीजन में, इनके इन बिटवीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होता है। बेटा ये जो क्वेश्चन है या ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहां से ना क्वेश्चन भी बनते हैं, या आप बोल लो कि इनफाइनाइट प्लेन सीट का डेरिवेशन इवन पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाएगा, या तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो मैंने ये जो है वीडियोस में करवा रखे हैं, है ना, पुराने वाले वीडियो भी देख लेना आप, वन शॉट पिछले वाले चैप्टर का, या जो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, इस चैप्टर का जो है चैप्टर 1 का जो है मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं पूछ लिया जाए, तो उनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा, है ना, तो वहां से देख लेना बेटा, ठीक है। तो अभी मैं अगर बात करूं, अगर दो प्लेट्स हैं और एक पे प्लस सिग्मा है और माइनस सिग्मा दूसरे पे है, तो इन बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भाई क्या कर सकते हैं हम, पढ़ के आओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होता है बेटा,
तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है बेटा हमारे पास, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं सिग्मा को क्या लिखता हूं बेटा, क्यू अपॉन ए, और साथ में क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, सिग्मा हो गया क्यू बाई ए। अब also this electric field is equal to what, V by D। भाई मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन है ना, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, वहां पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो वो यूज हो रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है ना बाय डिस्टेंस। तो यहां से जो V हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। भाई यहां से यहां तक में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है हमने पढ़ रखा है वो V बाई डी होता है ना। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का रीजन इनटू इनके बीच का डिस्टेंस। तो यहां से मैं V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास याद होगा बेटा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ठीक है बेटा, ये हो गया। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होता है बेटा, जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, है ना। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज C इज इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटेंस कितना होता है बेटा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, C इज इक्वल टू Q बाई V। सो Q बाय V कितना है हमारे पास बेटा, V हमारे पास है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू D। तो रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, ये क्या आएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय Q इनटू D। Q से Q कैंसिल आउट हो गया बेटा, जो कैपेसिटेंस आएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट का है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ ईच प्लेट, है ना, दोनों प्लेट्स का जो एरिया होगा, है ना, हर एक प्लेट का एरिया कितना होगा, और दूसरा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हुआ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा। छोटा सा डेरिवेशन है, पूछेगा तो तुरंत आप कर लोगे। ठीक है बेटा, सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन एक छोटा सा इसी के ऊपर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा, प्लेट एरिया गिवन है, प्लेट एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा 10 पावर माइनस 4, और मिलीमीटर स्क्वायर मंगवा तो 10 पावर माइनस 6। तो एरिया हो गया, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन दे रखा है कितना 2 mm। मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए बेटा क्या करेंगे 10 पावर माइनस 3। सेकंड, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा 12 वोल्ट। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज निकालना है, ठीक है, कैपेसिटर पे कितना होगा। सो अब हम अगर बात करें बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, अच्छा चार्ज ही बोला गया सिर्फ, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है बेटा C इंटू V। तो कैपेसिटेंस आपको पता है क्या, कैपेसिटेंस जब तक नहीं पता होगा तब तक चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है बेटा, C इज इक्वल टू Q बाई V है ना, तो Q इज इक्वल टू CV होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो मुझे पहले कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, V मेरे को देखा 12 वोल्ट, C निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है बेटा 8.85 × 10 माइनस 12 होता है, एग्जाम में गिवन होगा, है ना, क्वेश्चन पेपर में नो डाउट। ए दे रखा आपको, डी दे रखा आपको बेटा, सॉल्व करोगे कैपेसिटेंस आएगा यहाँ रखना, वी दे रखा है 12 वोल्ट, सी इंटू बी मल्टीप्लाई करना क्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना, अगर पेपर आसान बनेगा तो क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अब बात करेंगे आगे, सॉरी हाँ, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की। अब अगर मैं कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करूं बेटा, ग्रुपिंग कर दूं, मतलब कैपेसिटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं या कैपेसिटर को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो क्या होगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कैपेसिटर्स पहला क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना बेटा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करेंगे, नान कटाई खाना किसी को खा लो, तो 1 2 3, है ना, 3 कैपेसिटर है और तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, इसको अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं बेटा फटाफट। तो अब क्या होगा देखो जरा, पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लेते हैं इसमें प्लस क्यू डेवलप हो गया। तो बेटा अगर प्लस क्यू डेवलप हुआ है तो सामने वाले में क्या होगा माइनस क्यू।
अब तक क्या था कि पहले वाले कैपेसिटर में पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो इसमें क्यू डेवलप हो गया प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू होगा क्योंकि प्लस क्यू चला गया कहां पे बेटा, अर्थिंग में। लेकिन यहाँ अर्थिंग वायर तो डायरेक्टली जोड़ा नहीं गया है, तो इसमें जो माइनस क्यू डेवलप होगा, देखो जरा यहाँ पे पॉजिटिव आया क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव तुरंत आ गया है ना बेटा। अब सामने वाला का जो पॉजिटिव होगा, मतलब सामने वाला प्लेट, इस वाला प्लेट की बात करूं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पीछे वो फ्री मूव करने के लिए, तो वो पीछे से निकल के पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, इस रास्ते के थ्रू इस वाले पे चला जाएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस क्यू। सेम इस पे क्या आएगा, माइनस क्यू। इसका प्लस क्यू जो पीछे डेवलप होगा वो आगे चला जाएगा, तो इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। तो ऐसे चार्जेस क्या होंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना बेटा। तो पहली बात है देखो सीरीज में है तो सब में क्या है, चार्जेस सेम है, चेक करो, प्लस क्यू माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड वाइज सब में सेम चार्ज है। तो आपने पढ़ा भी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है क्योंकि चार्जेस सेम होते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक ही ध्यान रखना बेटा, क्या क्यू क्या होता है, एक जगह सेम होता है ना। डेरिवेशन वगैरह इसका रेयर चांस किया जाए, क्वेश्चन ही इन टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इस टाइम जो है बिल्कुल भी आप डेरिवेशन पे बिल्कुल ध्यान मत देना यहाँ से, है ना, क्योंकि सीरीज द क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। सो क्यू क्या हो गया, सेम हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है बेटा, डिफरेंट होगा, वेरी करेगा, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाता है। तो ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा करंट हर एक जगह या चार्जेस हर एक जगह सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, वेरी करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, क्लियर बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे लेट्स से कि इसका कैपेसिटेंस कितना बेटा, C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस आता है वो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ही होता है। इतना डायरेक्ट ध्यान रखें बेटा, क्योंकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, है ना, कोई भी एग्जाम होते हैं स्कूल्स हो या फिर बोर्ड्स हो, बहुत रेयर चांस है कि ये पूछ लिया जाए, है ना। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको करना क्या है, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होता है, नेट पोटेंशियल, नेट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया नेट चार्ज, ठीक है। अब मैं बात करूं नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, यहां से बताओ, Q बाय सी नेट, है ना। टोटल चार्ज को हम क्यों मानते हैं, बाय सी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पे देखो, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 कितना हो जाएगा, चार्ज तो इस पे क्यों ही रहेगा क्योंकि सीरीज में तो चार्ज सब में सेम है बेटा, बाय कैपेसिटेंस का C1 है। और V2 यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, चार्ज बाय कैपेसिटेंस C2, इस पे V3 सॉरी V इज इक्वल टू चार्ज Q कैपेसिटेंस C3। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं बेटा क्योंकि ये सब पूछा नहीं जाता है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, चार्ज बाय, है ना, V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो चार्ज इस पे तीनों पे तो सेम ही रहेगा बेटा, तो क्यू क्यू क्यू, कैपेसिटेंस तीनों का अलग अलग है, C1 C2 C3, तो C1 C2 C3। तो ये नेट वोल्टेज है और यहाँ पे V1 V2 V3 है। तो आपको पता है कि जो नेट कैपेसिटेंस होता है या नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, Q बाई सी नेट, और V1 कितना होगा बेटा, Q बाई C1, V2 Q बाई C2 और V3 कितना बेटा, Q बाई C3। Q कॉमन निकाल काट दो बेटा, ये बचेगा, क्लियर। तो इन शॉर्ट सिंपल सा है कि 3 4 5 कितने भी कैपेसिटर सीरीज में हो तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 एंड 1/Cn। एक चीज ध्यान रखना है, जो रजिस्टर थे, रजिस्टर्स के केस में क्या था, रजिस्टर्स में सीरीज में हो तो डायरेक्टली जोड़ते हैं, कैपेसिटेंस में क्या होता है, वहां पे जो रजिस्टर्स में जो पैरेलल वाला केस था यहाँ पे सीरीज वाला केस हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना। इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, सीरीज के बाद हम बात करेंगे सेम केस बेटा पैरेलल के साथ होगा। अब ये सीरीज वाला केस हो गया है ना, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं तो खास नहीं है। अब मैं अगर बात करूं किसके बारे में, पैरेलल वाले केस में, है ना। दूसरा वाला केस कौन सा होगा बेटा, पैरेलल। अगर मैं कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दूं, लाइक ये आपका कैपेसिटर है ना, ये 3 कैपेसिटर है आपका C1 C2, है ना, इनके बीच में लगा देते हैं C3। तो 3 कैपेसिटर मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पता है आपको यहाँ से क्यू चार्ज निकलेगा, तो चार्ज यहाँ से क्यों निकला, तो आपको पता है कि पैरेलल है, जाएगा तो 3 हिस्सों में बटेगा चार्ज, तो तीनों पे चार्ज तो रहेगा अलग अलग बेटा, है ना, सेम जो 10th में आपने पढ़ा है। तो तीनों में चार्जेस रहेंगे डिफरेंट, बट तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, तीनों पे सेम रहेगा। तो यहां से आप बोल सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, Q डिफरेंट होता है सब में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा,
सेम होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे एक काम करोगे, जैसे मैंने इसका डेरिवेशन अभी करके दिखाया आपको, ये वाला। सिमिलरली आपको क्या करना है, इस पर नेट चार्ज निकाल देना है। क्यू नेट कितना हो जाएगा, सी इंटू वी नेट। Q1 कितना हो जाएगा बेटा, ये भाई Q1 Q2 Q3 निकालेंगे ना, C1 C2 और C3 है। इस पे चार्ज कितना होगा, C1 इंटू वी। भाई तीनों पोटेंशियल सेम है ना, अगर यहाँ V है तो यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, Q2 कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी। Q3 कितना हो जाएगा बेटा, C3 इंटू वी। और नेट चार्ज कितना होता है बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, बहुत शॉर्ट है, और नहीं आ रहा समझ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो Q नेट कितना हो जाएगा, CV नेट Q1 C1V Q2 C2V Q3 C3V। V कॉमन निकाल काट दो बेटा, C कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर। तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3। बस इन शॉर्ट इतना याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन में काम आएगा और कहीं कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट। तो ये था सिंपल सा केस। फर्दर एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। ये आपको अरेंजमेंट दिख रहा है। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं कि आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है ना। दूसरा केस नेट चार्ज। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन इस पे खुद ही खुद बना दूंगा, अभी देखते जाओ। तो सबसे पहले हम बात करें नेट कैपेसिटेंस बारे में, बैटरी 24 वोल्ट की नेट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले आपको पैरेलल सॉल्व करना चाहिए। कॉम्बिनेशन जब भी आए आपके दिखे बेटा, सबसे पहले आप पैरेलल सॉल्व करो। ठीक है, तो लेट्स से इसका नाम देते हैं C1 है, इसका नाम C2 देते हैं बेटा, ये कैपेसिटेंस C3। तो C2 और C3 दोनों आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा लेट्स से C23 है ना, इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, C23। अच्छा सॉरी, फिर गलती कर दिया मैंने। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आपने पढ़ा भी, जो पैरेलल होगा उसमें कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी दिखे नेट कैपेसिटेंस डायरेक्टली क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो नेट कैपेसिटेंस तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दो। तो यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, तीनों को आपने डायरेक्टली ऐड कर दिए। तो यहाँ पे 2 है तो कर दो। C23 कितना है बेटा, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 12 माइक्रो फैराड, यह कैपेसिटेंस। अब इसके बाद मैं बात करूं नेट चार्ज की, सॉरी अभी नेट कैपेसिटेंस निकला कहां है, C23 आ गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक कैपेसिटर हो गया, वो इसके साथ किस में आ जाएगा बेटा, सीरीज में आ जाएगा। तो अब जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, C23 प्लस 1/C1। चेक करो बेटा आराम से। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे 2 कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल कनेक्टेड थे बेटा, दोनों को कंबाइन किया, एक कैपेसिटेंस बना, ये है 12 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों मिलके इसके साथ किसमें बेटा, सीरीज में ही तो है। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हुआ, सीरीज वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो इनका रिजल्टेंट C23 और ये हमारा C1। ठीक, इनका हमने क्या करा बेटा, नेट कैपेसिटेंस निकाला। तो यहां से हम लोग क्या बात करेंगे, 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C23 कितना बेटा, 1/C23 है हमारे पास 1/12 प्लस C1 कितना बेटा 3, 12 और 3 का बेटा एलसीएम कितना आएगा बेटा, 1/C नेट 12 ही आएगा। ठीक है, 1 प्लस 4, तो यहां से रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, C नेट कितना आएगा बेटा 12/5 माइक्रो फैराड। तो ये आ गया आपका नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर। अब इसके बाद नेट कैपेसिटेंस आने के बाद आपको चार्ज निकालना है। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके, मतलब टोटल सर्किट पर कितना चार्ज है, मतलब बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है आप ये बोल सकते हो। तो बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है दैट इज Q इज इक्वल टू CV। C कितना है बेटा हमारे पास 12/5 एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा 24। सॉल्व करना, दैट विल बी योर आंसर। अच्छा, ये माइक्रो फैराड में है बेटा, तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइक्रो कूलम्ब में आएगा। यूनिट का विशेष तरीके से ध्यान देंगे। वैसे तो ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए बेटा, फैराड, लेकिन फैराड ना बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है ना कैपेसिटेंस वाले केस में। तो हम लोग सारे क्वेश्चन में माइक्रो फैराड ही इवन आपको मिलेगा। तो माइक्रो फैराड में है तो चार्ज ही माइक्रो कूलम्ब में आएगा ना बेटा, माइक्रो फैराड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस माइक्रो कूलम्ब में आएगा आंसर। तो इसका ध्यान रखेंगे बेटा। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। अब इसमें थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ और ट्विस्ट क्या ला सकता हूँ, लाइक इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ देगा, C1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना। क्वेश्चन और एक बना सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो Q इज इक्वल टू CV होता है बेटा, V कितना हो जाएगा Q/C। चार्ज इस पे कितना है, देखो सर्किट से जितना चार्ज निकलेगा वो सारा का सारा चार्ज पहले यहाँ जाएगा। तो इस पे चार्ज कितना होगा, जो आपका नेट चार्ज यहाँ से निकला होगा वही उस अकेले पे चार्ज हो जाएगा। तो ये जो आपको सॉल्व करने पाएगा
वो इस पे चार्ज मिल गया, डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस कितना बेटा 3, डिवाइड करना आपको क्या मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस दिस C1 कैपेसिटर। ऐसे ही इस पे कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, इस पे पूछ सकता है आपसे, या इन पे चार्ज पूछ लेगा, इस पे चार्ज पूछ लेगा। भाई इस पे तो चार्ज देखो जितना निकला है उतना ही रहेगा, यहाँ जाकर चार्ज बढ़ गया ना बेटा। अब प्रैक्टिकल सोचो बात 24 वोल्ट है, 24 में से मान लेते हैं यहाँ पे आपने V निकाला 10 वोल्ट आया एग्जांपल के लिए, 10 वोल्ट अगर यहाँ ड्रॉप हुआ 24 में से 10 यहाँ ड्रॉप हुआ है तो इसके अक्रॉस कितना जाएगा बेटा 14 जाएगा, 14 इसको मिलेगा 14 इसको मिलेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसको 14 वोल्ट दे देना, इसको भी 14 वोल्ट दे देना बेटा। अब आप देख लो यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, यहाँ आपको कैपेसिटेंस भी गिवन है, चार्ज आराम से निकल जाएगा Q = CV से। ठीक है, तो काफी आसान है कॉन्सेप्ट्स। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आसान सबके लिए होना चाहिए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया है, ये कॉम्बिनेशन आपको कुछ दे रखा है और पहला तो नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दोनों किस में बेटा पैरेलल, फिर तीनों किस में आ जाएंगे सीरीज में, कर लोगे। फर्दर टोटल चार्ज इन सर्किट Q = C × V। भाई ये करके तो नहीं दिखाना, या करके दिखाना पड़ेगा। भाई ये पैरेलल में कनेक्टेड है, 1/6 1/3 कितना आएगा बेटा, कर लोगे 1/6 + 1/3, इनको सॉल्व करोगे नेट कैपेसिटेंस आ गया। फिर वो इन दोनों के साथ किसमें कनेक्टेड होगा बेटा सीरीज में, फिर आप अच्छा 1/6 1/3 क्यों होगा, ये पैरेलल है ना, पैरेलल में तो पता है ना 6 + 3 कितना होता है, डायरेक्टली जोड़ोगे ना 9 माइक्रोफैराड आ जाएगा, C21 या 1 2 और 1 को आपने जोड़ा पैरेलल में बेटा डायरेक्टली ऐड होंगे, 9 माइक्रोफैराड आ गया। अब ये इन दोनों के साथ सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है बेटा 1/C4 + 1/C3 + 1/C12, ये जो है वैल्यू पुट करना, कैपेसिटेंस आ जाएगा, खत्म काम। फिर आपको बोला गया है टोटल चार्ज इन सर्किट, टोटल चार्ज होता है Q = CV, C यहां से निकाल लोगे आप बेटा, V ये रहा, मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे। अब कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसका जो फॉर्मूला मतलब इसका भी जो है अभी मैं वीडियो बनाऊंगा है ना, जिसपे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बेटा। वो वीडियो जब अपलोड होगा तो मैं इसी के मतलब इस वीडियो के ना 1 से 2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा उसको, तो वहां पे वो क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो पूछे आते हैं इससे बेटर क्वेश्चन पूछे आते हैं, वो वन शॉट में नहीं हो सकता बेटा, एक क्वेश्चन ही 15 मिनट लेगा। ठीक है, आप लोगों को चाहिए शॉर्ट वीडियो तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा है ना, वो आई थिंक 30-40 मिनट की 1 घंटे की वीडियो होगी, तो उनमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा इस चैप्टर के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप देख लेना वहां पे जाकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा डाइलेक्ट्रिक के बारे में। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक ऐसा मीडियम होता है ना, एक ऐसा मीडियम होता है जैसे यहाँ पे एक मेटल प्लेट है और यहाँ पे भी एक मेटल प्लेट है। अब ये ना इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास कर सकता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक आप ये समझो कि एक कोई कंडक्टर नहीं होता, ये होता है एक इंसुलेटर, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बिहेवियर को आगे ट्रांसफर कर देता है ना, वही आप पढ़ोगे डाइलेक्ट्रिक्स है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो ट्रांसमिट करता है विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक इंसुलेटर है। ठीक है बेटा, तो वो इंसुलेटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी तो खुद कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर को इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे ट्रांसफर कर सकता है ना, बहुत सारे काम करता है, अभी समझेंगे इससे, और बेनिफिट भी हमारा इसका। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे कि ग्लास हो गया आपका, माइका सीट हो गया है ना, तो कुछ फॉइल्स होते हैं है ना, तो वो हमारे क्या किस में आ जाते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक्स में आ जाते हैं ना। ग्लास हो गया, लाइक कैपेसिटर आपको भी तोड़ के देखना है ना, जो आपके फैन में लगा होगा तो आपको दिख जाएगा फॉइल दिखेंगे कुछ है ना, जो पन्नी होंगे कुछ आपको दिखेंगे, अंदर से आपको कुछ पन्नी या पॉलीथीन वगैरह मिलेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक होता है। कांच भी काफी जगह आपको मिल जाएगा है ना, ग्लास जैसे बोलते हैं हम लोग, ग्लास भी एक डाइलेक्ट्रिक होता है, माइका सीट हो गया वो भी एक डाइलेक्ट्रिक होता है, तो इनको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। फर्दर डाइलेक्ट्रिक की बात करें, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब यहां से इस चीज को ध्यान समझना बेटा है ना, जैसे कि मान लेते हैं ये कंडक्टर है ना, मैं ऐसा समझो कि ये कंडक्टर हमारे पास, अब मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, अब इसके अंदर मैंने क्या करा है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लिप डाल दिया। ठीक है, अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लिप डाल दिया। अब डाइलेक्ट्रिक स्लिप में होगा क्या, ध्यान देना, बाहर से इनिशियली मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना दिया था बेटा, ई नॉट दिया था है ना। अब क्या होगा कि अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, भाई डाइलेक्ट्रिक भी तो
एटम से मिलकर बना होगा। अब उस एटम में पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे और नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। और आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव को अपने से दूर भेजता है। तो डाइलेक्ट्रिक में हो जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन समझते हो, पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ खींचेगा, उसको ले जाना चाहेगा आगे की तरफ, और नेगेटिव को रिपेल करेगा और पीछे भेजेगा, है ना। तो ऐसे क्या होंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा, पॉजिटिव एक तरफ जाएगा, नेगेटिव दूसरी तरफ आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे, पॉजिटिव एक तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक तरफ जा रहा है बेटा। अब ये देखो बुक्स में कुछ ऐसा बना दिया गया इसको कि एक तरफ पॉजिटिव बना दिया गया बेटा, एक तरफ नेगेटिव, ऐसा बना दिया गया। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली इधर भी एक एटम है, इधर भी एक एटम है, बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो पॉजिटिव उधर जा रहे हैं, नेगेटिव इधर जा रहे हैं बेटा। अब क्या होगा, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा जो इस एक्सटर्नल फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा। चेक करो, जब अंदर चार्ज है ना डिफरेंशिएट हो गए, पॉजिटिव एक तरफ हो गया, नेगेटिव एक तरफ हो गया, तो भाई चार्जेस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ गया और नेगेटिव चार्ज एक तरफ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होता है तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। तो यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो जस्ट अपोजिट होगा। चेक करो, पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव की तरफ। तो बाहर से जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसके अपोजिट एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। ठीक है, लेट्स से दिस इज व्हाट, है ना, ई डेस मान लो इसको, है ना, ई डेस हो गया, नया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट हुआ। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, इस ई नॉट में से ई डेस को माइनस कर दो। भाई ऑब्वियस है, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता जितना हम बाहर से दे रहे हैं, लेकिन ऑल्दो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। अगर आप 10 न्यूटन पर कूलम इसको दे रहे थे बेटा, है ना, और यहां से इसने 2 न्यूटन पर कूलम भी क्या करा, जनरेट कर दिया पीछे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 न्यूटन पर कूलम हो गया, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है बेटा। ठीक है बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक का ये काम होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है ना। जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक कॉन्सेप्ट देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है, लाइक अंदर एक कंडक्टर अगर मान लो होता है ना, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फिनोमेना है जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लाइक बस या ट्रेन हो गया, आप समझो बस में हो या आप ट्रेन में हो, तो बस या ट्रेन में जब हो गया आप, या आप बोलो गाड़ी में हो, है ना, कार में हो, तो कभी बिजली गिरे तो आपको उसी के अंदर रहना चाहिए, बाहर किसी पेड़ वेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। भाई पेड़ के पास जाओगे तो ज्यादा खतरा होता है कि बिजली आप पे गिर जाए। गाड़ियों में आप बिल्कुल सेफ हो, रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो होता क्या है जनरली, जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, तो आप इसके अंदर हो, तो ये ना इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये अंदर भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही डेवलप करेगा जितना बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना। जैसे कि बाहर से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा जस्ट उसके अपोजिट, है ना, मतलब इधर पॉजिटिव बना देगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो जस्ट उसके अपोजिट उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, जिससे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो बाहर से अगर 10 न्यूटन पर कूलम मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और अंदर से भी 9 न्यूटन पर कूलम जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, कोई अगर कंडक्टर वाला केस हम ले रहे हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे 0 हो गया, इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, E इज इक्वल टू V/D होता है, तो V कितना हो जाएगा, ED। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू V/R होता है ना, V 0 करंट भी 0। आपको पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से पोटेंशियल 0 होगा, इससे करंट भी 0 होगा, खत्म का। ठीक है बेटा, ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक फेनोमेना है जिसमें क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में डिक्रीज होता है। तो एक मिनट बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर वो कितना हो जाएगा बेटा, E0। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा, E डैश। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, E0 माइनस E डैश। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डिक्रीज हो जाएगा। तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने से बेटा क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो जाता है बेटा, है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑल्दो। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से बेनिफिट है कि कैपेसिटेंस अगर बढ़ गया किसी भी कंडक्टर का, इसका मतलब ये है कि आप और ज्यादा चार्ज स्टोर करके उस कैपेसिटर में रख सकते हो। तो कैपेसिटर में अगर मान लेते पहले 10 माइक्रोकूलम या 10 कूलम चार्ज आप स्टोर कर रहे थे, अब एक डाइलेक्ट्रिक के डालने से उसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, वो 10 से 15 कूलम या 30 कूलम या 40 कूलम ऐसे स्टोर करने लग जाएगा।
तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो चीज ऑल दो। नेक्स्ट हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएगा, ध्यान रखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया मेरे पास बेटा? ई हो गया ना, जब माइनस हुआ घट के तो और कम हो गया ना बेटा, तो कितना हो गया? ई हो गया। तो जो ये रेशियो है ई नॉट बाई ई, वो क्या कहलाता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपको पता है कि ये ई नॉट हमेशा ज्यादा ही होगा, लाइक ऊपर 10 वोल्ट 10 न्यूटन पर कूलम पे, तो जो रिड्यूस्ड वैल्यू होगा घट के अगर आया है तो 8 7 कुछ भी हो सकता है, ऐसे कि यहाँ पे 10 और 2 है तो यहाँ कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। 10 में से 2 गया तो 8 ही तो हुआ बचा। तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान रखना। सेम अब इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, तो और मैं उस फॉर्मूले को लगाऊं तो के हमारा वी नॉट बाय वी बनता है। पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने से पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंज आएगा, तो वी नॉट बाई वी। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा इनके ऊपर, है ना, ध्यान रखना बोर्ड्स की पर्सपेक्टिव से, है ना, मैं करवाऊंगा ऑल दो अगले वीडियो में। तो ये जो है दोनों फॉर्मूले याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, और अभी डेरिवेशन में हम लोग यूज करेंगे इनका। नेक्स्ट और लास्ट आपका डेरिवेशन और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब किसी भी कैपेसिटर में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देता हूं, उसका कैपेसिटी किस हद तक चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। तो बेटा मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस तो बढ़ने वाला है। अब इसको चेक करते हैं कैसे बढ़ेगा। तो मैं एक कैपेसिटर लेता हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पॉजिटिव, और कनेक्ट कर दिया इसको, है ना। तो मैं यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं। अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है आप कैपेसिटर के, ये तो ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा स्लैब से भर दो, या ऐसा भी हो सकता है कि अंदर थोड़ा सा स्पेस लेने दो और कुछ जगह पे, है ना, अंदर कुछ हवा भी होगा, एयर भी होगा, और डाइलेक्ट्रिक भी डला होगा। दो केस बनते हैं और दोनों ही केस हम लोग इसी डेरिवेशन में समझ लेंगे। तो अभी आपने यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो ये पॉजिटिव होगा बेटा, और ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, है ना। अब ये मान लेते हैं ये जो आपका डिस्टेंस होता है, जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है हमारा स्मॉल डी है, और ये जो आपने डाल रखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका थिकनेस हम लोग टी मान लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पे ना सब चीजें लिख दूंगा, जैसे कि हमेशा आपको करना चाहिए सिग्मा ए, पता है आपको एरिया ऑफ द प्लेट, है ना। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, स्मॉल टी क्या है? थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना। ये सब आप लोग सेल्फ लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये ना डेरिवेशन यहाँ से लिख के स्टार्ट करो, है ना, दैट वुड बी बेटर। तो मैं अब आगे बात करूं, यहां बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन दी प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे आपको पता है कि बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो ई नॉट, है ना, मैंने आपको बताया था बाहर से आप ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, और अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मतलब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जस्ट उसका अपोजिट फ्लो होगा, ठीक है, बनेगा। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन होगा। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उसका अपोज करने के बाद रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, वो बनेगा ई। तो ये बताओ इस अंदर स्लैब में, इस अंदर वाले स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। ये ई कौन सा है बेटा? ये है ई नॉट माइनस ई डैश। बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था ना, उसको माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट बना है उसको हमने ई बोला। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बन रहा है, ठीक है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो बाहर जो हवा वाला स्पेस है, एयर वाला स्पेस है, तो एयर में तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है ना, तो एयर में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा जो पहले था। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो बाहर तो रहने वाला बेटा ई नॉट, लेकिन अंदर कितना हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, तो ई बचेगा, है ना बेटा। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा ई, ई नॉट हो गया इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आपने पढ़ रखा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, ई इंटू पढ़ रखा बेटा, ई इज इक्वल टू वी बाई डी, तो वी इज इक्वल टू वी इंटू डी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? कुछ पोटेंशियल यहां ड्रॉप होगा एयर में, और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा कहां पर? इस स्लैब में। तो उन दोनों पोटेंशियल को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एयर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? देखो जरा, तो एयर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा जहां पे एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के केस में कितना होगा? ई नॉट होगा, ई नॉट। और डिस्टेंस कितना बेटा? देखो एयर का डिस्टेंस कितना, देखो टोटल डी था,
डी में से टी तो स्लैब ले गया, बाकी बचा कितना, डी में से टी वाला जो कि स्लैब का डिस्टेंस है ना, जो कवर कर रहा है उसको माइनस कर दो, बचा हुआ एयर का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बेटा, बाहर एयर के वजह से, प्लस अब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो ई इंटू डी, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटा, ई हुआ ना, रिड्यूस होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है। और चाहो तो अपने ना इसमें लिख देना ई नॉट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब क्या है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऊपर ही जैसे सिग्मा ए जैसे लिखा था ना वैसे लिख देना, ठीक है बेटा। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ई इंटू डी, डिस्टेंस कितना बेटा, डिस्टेंस हमारा क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है टी है, तो यहाँ पे दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ूंगा तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। नाउ तो V इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, बेटा ये E क्या है देखो जरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है बेटा, क्या था, ई नॉट बाई ई था ना, ठीक है, ई नॉट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय ई रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से अगर मैं ई की वैल्यू निकालूं तो ई को इधर भेज दो, के को नीचे ले आओ, तो ई की जगह क्या लिखता हूं मैं, ई नॉट बाय के, ई की जगह क्या लिखूंगा बेटा, ई नॉट बाय के इंटू टी। अब ई नॉट को बना रहा बेटा, बाहर निकाल दो, क्या आएगा, ई नॉट बाहर निकालो, क्या बचेगा बेटा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, क्लियर है। अब सुनो, ओह सॉरी इसको लिख दो, अब V इज इक्वल टू इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इनिशियल मतलब समझते बेटा, मतलब ई नॉट मतलब स्टार्टिंग में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या पढ़ा हम लोगों ने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट्स हैं इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट हुआ, जब डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही नहीं यहाँ पे, ई नॉट मतलब कि ठीक है एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिटवीन द एयर, बिटवीन एयर्स आपने पढ़ रखा है, बिटवीन द सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब एयर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां से मैं क्या करूंगा, सिग्मा, सिग्मा क्या होता है बेटा, यहां से आपको पता है कि जो आपने ई नॉट है इसको क्या लिख दिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। अब सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया, तो मैं सिग्मा की जगह क्या लिखता हूं बेटा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है बेटा। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बाद मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो मुझे बात करना है इसके कैपेसिटर के बारे में। अच्छा इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा, देखो जरा, इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो कितना होगा बेटा, C इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, है ना, ये तो होगा इनिशियल कैपेसिटेंस, तो इसको C नॉट बोलता हूं, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। तो इनिशियल कैपेसिटेंस C नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाय डी है। नाउ अब आपको पता है कि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है तो कैपेसिटेंस में चेंज आएगा, तो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, तो अब जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, है ना, C कितना होता है बेटा, Q बाय V, तो मैं Q को तो Q रखता हूं भाई, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेटा आप जब डालते हो ना तो चार्ज में कोई अंतर नहीं आता, लाइक आपने स्लैब डाला, चार्ज जितना है इस पे उतना ही रहेगा, क्योंकि भाई ये क्या है, इंसुलेटर है, चार्जेस को यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो चार्जेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले जितना होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद भी उतना ही होगा। न्यूमेरिकल्स में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के बिना डाले क्वेश्चन पूछता है, तो चार्ज भी पूछेगा आपसे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले चार्ज, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद चार्ज, तो दोनों ही केस में चार्ज सेम होगा बेटा, इसको नोट करना कहीं साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से। तो क्यू तो सेम रहेगा, V अब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना है बेटा, V आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और साथ में क्या बेटा D माइनस टी प्लस टी बाई के, D माइनस टी प्लस टी बाई के, सो D माइनस टी प्लस टी बाय के, तो बेटा Q से Q गया, A एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाय, तो ये हुआ आपका नया कैपेसिटर जब
कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप क्या करते हो, किसी भी प्लेट्स के बीच इंसर्ट करते हो। तो यह है न्यू कैपेसिटेंस। अब ध्यान दो जरा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से कम यहां ज्यादा बनता है, जो इस वाला केस, ये वाला केस है, व्हेन d इज इक्वल टू टी। अब हम कर क्या रहे हैं, d इज इक्वल टू टी का मतलब समझो बेटा, d इज इक्वल टू टी का मतलब ये है कि आपने क्या करा, इस d और t को बराबर कर दिया, मतलब पूरा स्लेब ही आपने पूरा d के बराबर t डाल दिया, मतलब कि पूरे एयर को हटाई दिया आपने, पूरा का पूरा प्लेट के बीच स्लेब डाल दिया, तो d और t बराबर हो गया। तो जब बेटा d और t बराबर हो गया, इस केस में क्या होगा ध्यान देना, तो जहां d वहां t रख दूं, तो देखो जरा क्या हुआ, जहां t वहां d रख दिया मैंने, तो c कितना हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस d प्लस d बाय k। तो बेटा d से d गया, ठीक है, k रेसिप्रोकल हो जाएगा, c कितना आ गया, k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। और चेक करो बेटा जरा क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट a बाई d क्या है, चेक करो जरा, इनिशियल कैपेसिटेंस। तो जो बाद वाला कैपेसिटेंस हो जाएगा k टाइम्स हो जाएगा किसका बेटा, इनिशियल कैपेसिटेंस के। बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है बेटा, ध्यान रखना। तो बाद वाला कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस के k टाइम्स हो जाएगा, और आपको पता है इस k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। अगर k 2 हो जाए तो क्या होगा, नया कैपेसिटेंस पुराने वाले के डबल हो जाएगा, और अगर ये k 3 हो गया तो क्या होगा बेटा, कैपेसिटेंस 3 गुना हो जाएगा। मतलब हम लोग कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहे हैं ना, दिख रहा है ना, क्योंकि k तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब क्या है, नया कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा इस k के ऊपर कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप कौन सा डाल रहे हो, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नया कैपेसिटेंस होगा वो k टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था, ध्यान रखना और नोट करना फटाफट। तो मैं आगे बात करूंगा, लास्ट आपका है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। डेरिवेशन कट गया बेटा सिलेबस से, है ना, बस ध्यान रखो फॉर्मूला। तो एनर्जी जो स्टोर होगा कैपेसिटर में होता है हाफ सी बी स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला रखो, बहुत इनफ है। किसी भी भाई जब चार्ज आप स्टोर कर रहे हो, मैंने आपको इनिशियली क्या बताया कि कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। भी इसके अंदर कैपेसिटर में क्या है, चार्ज स्टोर है। अब जैसे आप स्विच ऑन करोगे, वो चार्जेस मतलब एनर्जी स्टोर है, तो वो एनर्जी इनिशियली प्रोवाइड करेगा कि ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। जो स्टोर्ड एनर्जी होगा, भाई पंखे को घुमाएगा ना ये, तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अपने जो अंदर जो एनर्जी स्टोर कर रखता है बेटा, वो हाफ सी बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे बस, ठीक है। और यहां से आप जैसे सी को क्या लिखता हूं, सी को लिखता हूं बेटा क्यू बाय वी, ठीक है। तो मैं अगर क्यू बाय वी रख दूं तो क्या आ जाएगा, ये हाफ इंटू क्यू बाय वी इंटू वी स्क्वायर, बेटा वी से स्क्वायर कट गया, क्या आएगा, हाफ क्यू वी आ जाएगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से तो मैं चाहूं तो वी को हटा के क्यू बाय सी लिख सकता हूं, यहां रख देना। तो फॉर्मूला है क्या रखो बेटा, एनर्जी होता है जो स्टोर, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। बस इतना ही था आपका चैप्टर, खत्म हुआ। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे बेटा, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं। अब 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड बेटा 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसे हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है बेटा। ऑफ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया थोड़ी देर के लिए, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। इनिशियली जब बैटरी लगाया गया था तो क्या हुआ, इनिशियली जब बैटरी लगाया गया था तो कैपेसिटर हो गया था चार्ज। अब जब बैटरी को हटा दोगे तो चार्ज तो उस पर पहले से जो है वही रहेगा ना। अब इसके बाद इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है, ठीक है, कंप्लीटली फिल कर दिया गया इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा k इज इक्वल टू 8 गिवन है आपको, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी बिटवीन द प्लेस ऑफ द कैपेसिटर, स्पेस कंप्लीटली फिल कर दिया गया। फाइंड द चेंज इन द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, चार्ज में कितना चेंज हुआ जो पहले स्टोर था और बाद में स्टोर्ड है। तो बेटा मैंने आपको बताया डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालो, मतलब पहले क्या था 12 वोल्ट है, तो पहले मैं चार्ज निकाल लेता हूं। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था, केस 1 है ना, Q इक्वल टू सीबी, सी हमारे पास बेटा 4 है ना, और V कितना बेटा 12 है, 12 4 जार 48 माइक्रो कूलम। माइक्रोफैराड में ना हो तो माइक्रो कूलम में आएगा बेटा, चार्ज तो 48 माइक्रो कूलम आ गया। अब जब इस बैटरी को आप डिस्कनेक्ट कर दोगे, भाई वो तो चार्ज हो चुका है ना, अब बैटरी हटा दो, फायदा है कुछ। अब उसने बोला है कि इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाल दिया है, तो बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे तो हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक कंडक्टर तो है नहीं, तो ये चार्ज को तो कैरी करके नहीं ले जाएगा, तो चार्ज पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा बेटा। तो क्या चेंज आएगा चार्ज में बेटा, चार्ज का बेस्ट मतलब उसको बोलना चेंज इन दी चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो यहाँ पे आएगा नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा। सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस,
बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा चेंज होगा, ऑब्वियस है, मैं बताता हूं कैसे होगा। तो इनिशियल में तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट था बेटा, है ना, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था। तो इनिशियली क्या था बेटा, V था 12। अब V डैश कितना हो जाएगा, V नॉट है। अब B मान लेते हैं बाद वाला वोल्टेज। तो आपको मैंने अभी यहां बताया है, चेक करो जब, पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ, और हाँ ये K इज इक्वल टू V नॉट बाई V बता, K इज इक्वल टू V नॉट बाय V। तो मैं इसका यूज करूंगा अभी यहाँ पे, आगे बढ़ो। तो K इज इक्वल टू क्या था बेटा, V नॉट बाई V। तो यहां से V कितना हो जाएगा बेटा, V नॉट बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K टाइम्स घट जाता है बेटा, तभी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। तो यहां से जो बाद वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा V नॉट बाई K टाइम्स हो जाएगा। तो V नॉट कितना बेटा 12, और K कितना बेटा, K कितना था बेटा 8, है ना, कितना आएगा बेटा 4 टू 12, तो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, आया समझ बेटा। तो 1.5 वोल्ट, अब ये न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। तो डिफरेंस कितना, चेंज कितना आया, चेंज आया 12 माइनस 1.5। तो 12 माइनस 1.5 कितना बचेगा बेटा 10.5। तो 10.5 वोल्ट का चेंज आपको मिलेगा। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी कितना चेंज आएगा बेटा। तो अब सुनो, ठीक है, यहां समझ में आ गया, इरेज कर दो बेटा, वाइप आउट कर दो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब पहले एनर्जी कितना स्टोर होता बेटा, पहला एनर्जी था हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C कितना बेटा, C हमारे पास कितना बेटा, C हमारे पास है 4, है ना, इनिशियल जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था तो 4 है। और माइक्रोफैराड में तो बेटा आपको चेंज तो करना पड़ेगा माइक्रो से, क्योंकि जूल में आना चाहिए। तो वैसे माइक्रो जूल में भी आ जाएगा। V कितना बेटा हमारे पास, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे कितना था बेटा 12, उसका स्क्वायर कर दोगे। तो ये आ गया इनिशियल केस, है ना बेटा, इनिशियली जो एनर्जी स्टोर होगा। अब बाद वाला केस जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ। अब देखो C, क्या कैपेसिटेंस वो पहला वाला C रहेगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जो नया कैपेसिटेंस होता है बेटा कितना हो जाता है, नया कैपेसिटेंस जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से K टाइम्स बढ़ जाता है, K टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाता है बेटा। तो अगर मैं बात करूं, अब जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा K मतलब 8 टाइम्स ऑफ C कितना बेटा इनिशियली 4, ठीक है। तो ये माइक्रोफैराड में, तो इनिशियल कैपेसिटेंस तो ये था, और 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि कैपेसिटेंस 8 गुना बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या वही रहेगा पहले वाले की तरह, नहीं रहेगा बेटा, वो K टाइम्स घट जाएगा, है ना, V नॉट बाई K है ना बेटा। तो V नॉट कितना था बेटा शुरुआत में 12, और K कितना बेटा 8, इसका स्क्वायर। तो बाद वाला एनर्जी मिल जाएगा, और चेंज कितना होगा, दोनों को माइनस कर देना बेटा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, है ना बेटा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट चैप्टर का, जो कि मैंने कोशिश किया कि एक लेंस में आपको समझा सकूं। आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, सॉरी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं अब आगे बात करूंगा, और तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम आगे बात करें कि इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये इससे मतलब पहले मतलब दोनों को एक साथ अपलोड करूं, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, चैप्टर 1 का भी और चैप्टर 2 का भी। तो वहां से बेटा आप लोग जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हें नहीं करोगे तो जितना पढ़े बेटा सब व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।